सर F9 के बारे में बात कर लें। F9 जो है बनिस्बत सारी F सीरीज़ के जो पेपर्स हैं उसमें मुझे लगता है 2 पेपर्स बहुत आसान है, एक F7 और एक F9। मतलब F7 जिस बच्चे ने दे दिया उसके लिए फिर F9 मैं कहूँगा बहुत आसान है। F5 बहुत मुश्किल पेपर है जो कि मैं पढ़ाऊंगा अभी जून अटेम्प्ट में। फिर इसी तरह क्या कहते हैं F6 जो है वो लेंदी पेपर है क्योंकि उसके अंदर आपको रूल्स एंड रेगुलेशन काफ़ी याद करने पड़ते हैं, ठीक है। तो एज कम्पेयर टू पार्ट 2 ये एक आसान पेपर है आफ्टर F7 फिर भी लेंदी सब्जेक्ट है, थोड़ा सा लेंदी कोर्स है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पेपर के ऊपर बात कर लेते हैं या आपके अच्छा मैं ये चाहता हूँ कि आज जो भी हमारे दरमियान बातचीत हो वो आप उसको क्या कर लो, अपने पास रजिस्टर में कॉपी डाउन जरूर कर लो, ठीक है। या फिर आप स्क्रीन पिक्चर ले लीजिएगा, घर जाके जरूर लिख लीजिएगा। घर जाके लिखने से फायदा ये होगा कि आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, क्विक रिवीजन। अच्छा अब मैं आपसे क्या कह रहा था कि अगर आपके सब्जेक्ट की बात की जाए या मैं बात करूं, मैंने ना एक दफ़ा रिसर्च की, मैंने एक बात समझी कि मैं किस जगह पे खड़ा हूँ, तो मुझे समझ में आ चुका है। मुझे डिसाइड करना था, मतलब मुझे बार बार अक्सर होता है ना बच्चा डामाडोल हो रहा था, मैंने पहले डिसाइड कर लिया मैं कहाँ पर हूँ। मैंने डॉक्टर्स को देखा, मैंने डॉक्टर्स पैसे कमा रहे हैं, मैंने लॉयर्स को देखा, मैंने वो भी पैसे कमा रहे हैं। मतलब मैं किसी भी फील्ड के बंदे को देखूँ, IT के बंदे को तो वो भी पैसे कमा रहे हैं। तो मैंने पहले डिसाइड कर लिया मैं कहाँ हूँ। मैंने डिसाइड किया मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में खड़ा हूँ, ठीक है। कॉर्पोरेट सेक्टर क्या, बिजनेस, पैसा, कारोबार की बात होगी, हमेशा बिजनेस की बात होगी। तो मैंने बोला नहीं अब मुझे इस बिजनेस का, इस सेक्टर का नंबर 1 बनना है। तो नंबर 1 बनने के लिए जब मैंने इसकी क्या कहते हैं रिसर्च की ना, तो मुझे बताया गया कि भाई 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप इनमें महारत हासिल कर लो, 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं इनमें अगर आप क्या हासिल कर लो, महारत हासिल कर लो, तो आप इस सेक्टर में नाकाम नहीं हो सकते। आपको स्मार्ट होना जरूरी है। देखो ये पढ़ाई आपको नाकाम नहीं करेगी, लेकिन साथ में आपको स्मार्ट होना जरूरी है। 3 सेक्टर, जर्मन्स भी आप देखोगे ना, ज्यादातर जर्मन्स इन 3 जगहों पे बहुत ज्यादा क्या है कामयाब है। आप देखना जर्मन्स जो हैं ज्यादातर बड़ी आपको कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनीज में भी नजर आ जाएंगे और सब जगहों पर नजर आ जाएंगे। ये 3 सेक्टर्स हैं, क्या है, अकाउंटिंग एंड ऑडिट या ऑडिट एंड फाइनेंस कह लो, ठीक है। दूसरा आपके पास टैक्स हो गया, तीसरा आपके पास लॉ हो गया। अच्छा अकाउंटिंग ऑडिट ना ओवरऑल पूरी दुनिया में सेम ही है, सिर्फ चेंज पता है क्या आता है, वो जो गैप चेंज हो जाता है, जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, या किसी ने IFRS कोड नहीं अडॉप्ट किया तो कुछ और अडॉप्ट कर लिया, लाइक US गैप अडॉप्ट कर लिया, मतलब अपना लोकल गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। सेकंड थिंग टैक्स के लिए ये कहा जाता है कि अगर आप ब्रिटिशर्स का टैक्स सीख लो या किसी भी मुल्क का एक टैक्स सीख लो तो आपको टैक्स का मैकेनिज्म समझ में आता है कि टैक्स कैसे चार्ज हो रहा है। तो बाकी मुल्कों के टैक्सेशन भी आपको समझ में आते हैं, बस ज्यादातर रेट चेंज हो जाते हैं। सबकी थिंकिंग अप्रोच जो है वो तकरीबन क्या है, सेम। मतलब अगर आप एक दफा मैकेनिज्म समझ लो ना तो आपको टैक्स भी 210 ममालिक हैं, पूरी दुनिया में कितने ममालिक हैं, 210। अच्छा मैं बहुत तेज तो नहीं बोल रहा, सही है। अच्छा इसके बाद आ जाओ लॉ पर। सर लॉ कौन सा है, क्या मर्डर लॉ पढ़ना है, क्रिमिनोलॉजी, नहीं, कॉर्पोरेट लॉ पढ़ना है। कॉर्पोरेट लॉ भी ऐसा ही है क्योंकि देखो मेजॉरिटी जो दुनिया ना वो 2 ब्लॉक्स में है। एक आपके पास हो गया ब्रिटिशर ब्लॉक, US ब्लॉक, और दूसरा कौन सा आपके पास, ये रशियन ब्लॉक वगैरह, ठीक है। तो आप अगर किसी भी एक मुल्क का प्रॉपर तरीके से लॉ पढ़ लो, प्रॉपर तरीके से, तो आपको बाकी सबके भी लॉ समझ में आ जाएंगे। कम हो बेश 90% सबके पास सेम लॉज ही है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि मुझे सब सारे मुल्कों का पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब मैंने खुद ACCA किया हुआ है, आई एम ACCA, बट मैंने सारी चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ी नहीं, की नहीं। अब मैं पढ़ाता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, पढ़ाता हूँ। लेकिन जब मैं ये पढ़ाता हूँ तो स्टोरी इज दैट की सारी स्टोरी क्या है कि भाई मैंने एक दफा सब चीजों को प्रॉपर तरीके से लॉजिकली क्लियर कर लिया तो मेरे सब चीजों पे अच्छा क्या आ गया, कमांड आ गया। तो मुझे समझा कि 3 एरियाज है। अब हमारा जो आज जो एरिया है, जो पेपर है, वो किसकी तरफ जाता है, अकाउंटिंग की मेजरली 2 ब्रांचेस है। एक आपके पास कौन सी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक आपके पास कौन सी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। और सेकंड आपके पास कौन सी है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट रिपोर्टिंग पर्पजेस। आई असल में पता है किसके लिए थी, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आई थी, रिपोर्टिंग पर्पजेस के लिए, ठीक है। या यूं कह लो कि जो हो चुका हिस्टोरिक डाटा, जो हो चुका उस, देखो ना रिपोर्टिंग का मतलब ही क्या, रिपोर्ट किस चीज को किया जाता है, जो हो चुका होता है। तो ऑब्वियसली बात है, पहली बात किस चीज के लिए आई, रिपोर्टिंग पर्पस के लिए आई, हिस्टोरिक डाटा, या ये एक्सटर्नल पर्पसेस के लिए आई। ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, ये ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो एक्सटर्नली पब्लिकली क्या है दोस्त, अवेलेबल है, सबको अवेलेबल है, सबको। तो ये असूलन इसलिए थी। और ये आप देखोगे ना तो आप बच्चे स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना इसको। अगर आपने इंटरमीडिएट से पढ़ा हुआ, फर्स्ट ईयर कॉमर्स से पढ़ा तो फर्स्ट ईयर कॉमर्स, सेकंड ईयर कॉमर्स, फिर बैचलर्स, फिर ACCA के आप कितने पेपर्स देती है उसके, FA1, FA2, F3, F7, ठीक है। तो ये सारा क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें आप रिपोर्टिंग पर्पस, जो हो चुका है इसको प्रॉपर तरीके से कैसे रिपोर्ट किया जाए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्टिंग पर्पस इसके लिए नहीं आई। सबसे पहले आप इसका कोर कॉन्सेप्ट समझ लो। अक्सर बच्चों को F5 और F9 बहुत तंग करता है, वो उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे, उसके मकसद को नहीं समझ रहे, उसका ऑब्जेक्टिव समझो। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, गौर से सुनना। एक ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग, एक ऑब्जेक्टिव है क्या, प्लानिंग। ये काम भी ना दिमाग का है, ये काम का दिमाग का नहीं है।
भाई एक चीज जो हो चुकी है, एक इवेंट हो चुका है, इसको रिपोर्ट करने में मेरा कितना दिमाग लगेगा, आ जाओ, उसमें मेरा कितना दिमाग लगेगा। तो मैंने बोला प्लानिंग किस चीज का है, दिमाग का काम है। गुड डे। सजील सैम्यूल याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, कैसे पता चला कि यहाँ पर F9 हो रहा है, बाय सर हैदर? मुझे मैसेज आया। अच्छा, मैसेज आया था। तो हैव यू अबाउट रिसर्च अबाउट मी कुछ किया, पता किया बस, या अभी सिर्फ डेमो क्लासेस? डेमो क्लास लेने आया, बैठ। सही। अच्छा, मेरी कुछ बातें डिस्कस होगी, मैंने अपना एक तो खुद छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है, ठीक है। अच्छा, टीचिंग एक्सपीरियंस बताना भूल गया था, 10 साल से दिखता मैं छोटा हूँ। मेरी जेनेटिक्स में ऐसा है कि मैं भी, मेरे वाले साहब को देखो वो लगेंगे बड़े भाई हैं मेरे, ठीक है। तो जेनेटिक्स में ऐसा है कि हमारे यहाँ एजिंग स्लो है, ठीक है। अब वैम्पायर समझो, जो भी समझो, तुम लोगों का मसला है, ठीक है। अच्छा, पॉइंट इज दैट, तो F9 की मैं क्या कहते हैं, अपनी तो इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, बट मैं आ चुका हूँ किसकी तरफ, F9 के इंट्रोडक्शन की तरफ आ चुका हूँ। मैंने बात इस तरह स्टार्ट की थी कि अगर आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में नंबर 1 बनना है, 3 चीजों पे कुछ भी करके क्या कर लो, कमांड हासिल कर लो। नंबर 1 इज अकाउंटिंग एंड ऑडिट, नंबर 2 इज टैक्सेशन, नंबर 3 इज लॉ। हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका ताल्लुक अकाउंटिंग से, ऑडिट, टैक्स, लॉ से भी फिलहाल का उसका कोई ताल्लुक, हाँ इन्फ्लुएंस आता है। एक बात बता दूं, टैक्स और लॉ की वजह से हमारे सब्जेक्ट पर इन्फ्लुएंस आता है। एक सब्जेक्ट अभी हम देखेंगे, ठीक है, एक टॉपिक पढ़ेंगे, उससे टैक्स और लॉ का इन्फ्लुएंस आता है, बट इसका हमारे टॉपिक से फिलहाल सब्जेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब किसी अगर कंट्री का हमें लॉ टैक्स नहीं पता तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मतलब अकाउंटिंग बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉडर कैटेगरी। नंबर 1 इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नंबर 2 इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों आई थी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग आई थी रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए, ठीक है। हिस्टोरिक डाटा, एक्सटर्नल लेवल, अब ये तीनों बातें मैंने बड़ी डिटेल में डिस्कस की, दोबारा बता देता हूँ। पहली बात जो हो चुका है, क्योंकि देखिए जो हो रहा है ना वो हमें याद नहीं रहेगा। जैसे आप लोग की सबसे बड़ी मिस्टेक, बच्चों की सबसे बड़ी मिस्टेक मुझसे बोलते हैं ना, बच्चे बोलते हैं कि पेपर रुक गया, क्या वजह? मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या नोट्स बनाए थे? आप अपने नोट्स बनाओ, भले आपको प्रिंटेड मिलने, आपको सॉफ्ट कॉपी में, आप अपने नोट्स बनाओ। लिखने से आपको चीजें क्या होती हैं दोस्त, याद होती हैं। देखिए चेक करें, हाँ हाँ कोई मसला, ओके फाइन। तो मैंने क्या बोला, लिखने से दोस्त आपको क्या कहते हैं, याद होता है। तो आप कोशिश करेंगे लिखें जरूर, कोशिश करें लिखें जरूर। फिर इसके बाद हम पूरी कोशिश करेंगे जो सवाल हमने मैनुअली यहाँ किया उसको घर पर जाके एक्सेल में करें, आप मुझे चेक करें। अगर हमारे प्रोसीडिंग बैच में सिर्फ 2 बच्चे हुए ना, तो मैं तो फिर बहुत पीछे पड़ जाऊंगा। देखो जितने कम बच्चे होंगे मैं पीछे पड़ जाऊंगा, मैं घर आ जाऊंगा, बता रहा हूँ। समझ में आ रही नहीं आ रही है? ठीक है, तो आपने मुझे क्या करना है, हर जो भी मैनुअल सवाल हम यहाँ करेंगे उसकी एक्सेल परफॉर्मेंस आपने मुझे देनी है। कुछ सवाल मैं भी यहाँ करा दूंगा ताकि आपका थोड़ा सा हाथ क्या करा दूं रवा कि सोचना कैसे, सवालों में सोचना कैसे। अच्छा, तो अब रिपोर्टिंग जो हो चुका उसको लिखो। तो रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए हिस्टोरिक डाटा, पुरानी बात है। एक्सटर्नल, अच्छा ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं भी मिल जाएगी, किसी भी कंपनी की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, ये आपको एक्सटर्नली अवेलेबल होगी। और कोई अगर नहीं भी दे रहा या अवेलेबल नहीं है तो आप मांगने जाओ, इजीली अवेलेबल कर देगा, इसमें उसको कोई शर्माहट नहीं आएगी। तो ये बनाया ही इसी पर्पस से गया था। लेकिन हम वापस आए थे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैं अक्सर बोलता हूँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग विच इज F9 और F5 बच्चे को जो पेपर है बहुत मुश्किल लगता है। F9 बनस्बत बहुत आसान है F5 के, बट F5 बच्चों को बहुत क्या लगता है, मुश्किल। तो उसकी सबसे बड़ी रीजनिंग क्या है, उसकी सबसे बड़ी रीजनिंग क्या है कि आप लोग ये नहीं समझते इस सब्जेक्ट का कोर क्या है। इस सब्जेक्ट के किसको समझना है, कोर को समझना है। इस सब्जेक्ट के आइडिया को समझ लो। एक दफा आपने आइडिया समझ लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो आपको सब्जेक्ट क्या लगने लगेगा, आसान लगेगा। क्योंकि हम इसको बार बार इस तरह से चलाना चाहते हैं। हम इसको किस तरह चलाते हैं, इस तरह से कि भाई सर्टेन रूल्स हो, सर्टेन स्टैंडर्ड्स हो, सर्टेन फॉर्मेट्स हो। भाई इनकम स्टेटमेंट बनाने को आ जाती है या प्रॉफिट कंप्यूट करने को आ जाता है। सबको पता है 2 ही तरीके हैं प्रॉफिट कंप्यूट करने के या इनकम स्टेटमेंट बनाने के। इनकम स्टेटमेंट का एक ही तरीका है, सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जीपी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करना है 2 तरीके हो गए, एक तो आप इनकम स्टेटमेंट बना लो, दूसरी बैलेंस शीट अप्रोच है कि अगर आप क्या कर लो, रिटेन अर्निंग की मूवमेंट निकाल लो या कैपिटल की ओपनिंग क्लोजिंग से कंपैरिजन कर लो, तो आपके पास ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है। मतलब बैलेंस शीट के थ्रू भी प्रॉफिट कंप्यूट किया जा सकता है और इनकम स्टेटमेंट का फिक्स फॉर्मेट है, उसमें कोई आपको सोचना नहीं है। मैंने कहा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सबसे पहला फंक्शन ही क्या था, प्लानिंग। दूसरा डिसीजन मेकिंग, दूसरा फंक्शन क्या आपके पास, डिसीजन मेकिंग, फैसले करने थे भाई, डिसीजन मेकिंग। तीसरी चीज क्या है, कंट्रोल। तीसरी चीज, सर आज तक ये वाला वर्ड तो समझ में ही नहीं आया, इसको कभी कभी हम ऑडिट से कनेक्ट कर देते हैं। ऑडिट वाला कंट्रोल, किसी ने ऑडिट पढ़ा हुआ आप दोनों में, नहीं पढ़ा हो तो चलो, अगर नहीं किया तो आज इस कंट्रोल को भी डिटेल में डिस्कस। अच्छा देखिए, सवाल ये प्लानिंग किस चीज की होती है, प्लानिंग हमेशा एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस की होती है। जैसे अब अगर हमारा ये बैच चल चुका है ना, जैसे बैच स्टार्ट हो गया, तो अब प्लानिंग की जाएगी कितने पीरियड्स होंगे, किस क्लास में होंगे, कितने आवर्स लगेंगे, कितने दिनों में सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, कितनी प्रैक्टिस कराई जाएगी, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग।
और मतलब प्लानिंग हमेशा, अच्छा अब आ जाते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, मतलब प्रोडक्शन जिस चीज की हो रही है, लाइक मिसाल पे हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हैं, हम क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हैं, या हम पब्लिशिंग इंडस्ट्री में, तो हमें वहां पे प्लानिंग करनी कि आज हमें इस दफा कितना पेपर मंगवाना पड़ेगा, ठीक है, कितना हमें क्या कहते हैं प्रोडक्शन करनी, कितने यूनिट्स बनाने, कितनी मार्केटिंग का बजट है, मार्केटिंग किस तरीके से होगी, ऑफलाइन होगी ऑनलाइन होगी, ऑनलाइन पे कितना पैसा स्पेंड किया जाएगा, ऑफलाइन पे कितना पैसा स्पेंड किया जाएगा, बात समझ आ रही है। तो ये हो गई प्लानिंग। डिसीजन मेकिंग क्या, किसी न्यू चीज की बात हो रही है, कोई नई चीज, नया प्रोजेक्ट, नया प्रोडक्शन हाउस, नई चीज को क्या करना जा रहा है, शुरू करने जा रहे हैं। ये दोनों को एग्जीक्यूट तो कर दिया, अब ऑब्वियसली बात है इसके अंदर एक यार्ड स्टिक होती है, हमारे पास एक बेंचमार्क होता है। प्लानिंग में भी एक बेंचमार्क प्लान है, डिसीजन मेकिंग में हमारे पास फिजिबिलिटी रिपोर्ट एक बेंचमार्क, एक यार्ड स्टिक है। हम चाहते हैं कि जो हमने प्लान बनाया, जो हमने डिसीजन लिया, उसके मुताबिक हमारी चीज क्या चले, उसके मुताबिक चीजें चलें, या फेवरेबल चलें, या क्या चले फेवरेबल। लेकिन अगर अनफेवरेबल हो रही थी तो फिर हम कौन सा फैक्टर यूज करते हैं, कंट्रोल। देयर आर सो मैनी कंट्रोल स्ट्रेटजीज, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग। अच्छा अब ये तीनों काम आप चेक करो ना, ये काम है दिमाग के, ये काम किसके, मैं यहाँ रैशनैलिटी यूज होती है, यहाँ क्या यूज होती है, मिसाल के तौर पर मुझसे लोग कहते हैं कि सर फला किसी एक्टिविटी की वजह से हमारा इतना वेस्टेज हो रहा है मटेरियल का। मैंने बोला भाई वो एक्टिविटी बंद कर दो, कॉमन सेंस है, वो एक्टिविटी क्या कर दो, बंद कर दो, कि अगर आपका वेस्टेज हो रहा है तो यहाँ पे कॉमन सेंस रैशनैलिटी यूज हो रही है। दूसरी बात, चला इसको मैं थोड़ा बहुत सिंपल करता हूँ, बहुत बेसिक लेवल पे आके बात करता हूँ। भाई अगर आपकी वालदा आपको सिखाती डिसीजन मेकिंग में, जब भी जिंदगी में दो रास्ते हैं ना बेटा, लेफ्ट वाला चूज करना, हमेशा क्या करना, लेफ्ट वाला। आप सपोज करो शारिफ में आप चलते हुए जा रहे हो, दो रास्ते आ गए, गली पे चलो, स्ट्रीट्स पे चलो, दो रास्ते आ गए, एक रास्ते पे लेफ्ट और एक रास्ते पे क्या है, राइट। लेफ्ट में कुआं नजर आ रहा है, खाई नजर आ रही है, अब दिमाग क्या कहता है कि यार कौन सा रास्ता लेना चाहिए, राइट। क्या रूल फॉलो करोगे, रूल्स यहाँ पे नहीं है, यहाँ स्टैंडर्ड्स नहीं है। तो मैं डरा नहीं रहा, बस ये समझा रहा हूँ कि सब्जेक्ट किस चीज का है, दिमाग का है। लेकिन हम इतने सवालात कर लेंगे, इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि एक वक्त के बाद हम भी क्रैक कर लेंगे किस चीज को, एग्जामिनर बिहेवियर को। किसको क्रैक कर लेंगे कि उसके अंदर सिमिलैरिटी है, उसके अंदर कुछ पैटर्न है, उसके अंदर क्या है, सिमिलर पैटर्न है, उस पैटर्न को हमें फॉलो करना है। जैसे आप सबने एनपीवीज कैलकुलेट की है, तो एक सिंपल फॉर्मेट उसी फॉर्मेट में चलना है। जब भी एनपीवी होगी तो इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ एक आध चीज अगर वो उड़ा देता है या खुद से कंप्यूट करके दे देता है तो हमें स्मार्टली चलना पड़ेगा। हमें क्या करना, चलना पड़ेगा स्मार्ट। ये हो गई प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल, ये इसका कोर ऑब्जेक्टिव है। तो ये अब ये समझना कि रिपोर्टिंग पर्पस है तो इसका पर्पस ये है, ठीक है। ये नॉर्मली इंफॉर्मेशन बाहर नहीं होती, किसी को बताई नहीं जाती। आपको पता था कि जब बैरियर 2 लॉन्च होने वाला था, कि आपको पहले से पता था? जब अनाउंस हो गया तो वो एक स्टोरी में, लेकिन बैरियर 2 से पहले सोचो ना, मलिक रियाज ने सोचा होगा कि आया ये जमीन सेलेक्ट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या मैं लाहौर की किसी जमीन को सिलेक्ट करूं, इस्लामाबाद की किसी जमीन को सिलेक्ट करूं। उसने बोला नहीं, कराची का बहरिया टाउन सेलेक्ट करता हूं, कराची का ये वाला स्पेसिफिक एरिया, हाईवे के बाद ये वाला एरिया मैं किसके लिए सेलेक्ट करता हूं, तो उसके ऊपर क्या हुई होगी, पूरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी होगी। बात समझ आ रही है? ये इंफॉर्मेशन जब तक अनाउंस नहीं हुई तब तक हमारे पास नहीं थी। बात समझ आ रही? एक आपको एक बात आ दी है। तो ये जितनी भी डिसीजन मेकिंग होती है ये इंटरनल होती है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया मैं ICW पाथवेज भी पढ़ाता हूँ। तो उसमें एक स्टूडेंट था, डायरेक्टर था, उसने किसी कंपनी के बारे में एक चीज बताई थी। मैं आपको कोशिश करूंगा कि नाम किसी चीज का ना लूं, जेनेरिक होकर पूरी एग्जाम्पल दूं, लेकिन वो बात मुझे भी नहीं पता थी, इवन इंप्लीमेंट हो गई थी, मुझे भी नहीं पता थी। उसने जब मुझे बताई तो मुझे समझ में आया कि कंपनी किस डायरेक्शन में सोचती, किस डायरेक्शन में सोचती है। तो ये नॉर्मली इंटरनल पर्पसेस के लिए है, पूरा डाटा किसके लिए, इंटरनल पर्पसेस के लिए, या ये डाटा सारा किसके पास होता है, डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट, लोगों को पता नहीं होता। एग्री, डन। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग फर्दर क्लासिफाई हो रही है, फर्दर एक आपके पास हो रही है किसके अंदर, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। किसके अंदर, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग आप लोग बेहतर तरीके से या तो पढ़कर आए हो या पढ़ोगे। F5 हो गया दोनों का, नहीं तो F5 पढ़ोगे। F2 पढ़कर आओ। F2 के मेजॉरिटी, सारे नहीं, मेजॉरिटी सब जो टॉपिक्स थे वो किसके थे, कॉस्ट अकाउंटिंग। मिसाल दे देता हूं, आपने पढ़ा होगा सबसे पहले आपने तो कॉस्ट एलिमेंट, कॉस्ट क्लासिफिकेशन, सही, ये सारे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आते हैं। क्योंकि इसके अंदर हो क्या रहा है, किसी भी एक्टिविटी की कॉस्टिंग की जा रही है, किसी भी एक्टिविटी की क्या की जा रही है, कॉस्टिंग की। ये जब भी काम करेंगे, अच्छा करा नहीं जाता, हाइपोथेटिकली सोचा जाता है कि अ कंपनी हैव दिस प्रोडक्ट, उस पे इतना मटेरियल लगेगा, इतने लेबर आवर्स लगेंगे, ये सब कुछ होगा, और फिर इसकी बताओ कॉस्ट क्या होगी। और वो डाटा कलेक्शन हुई, डाटा कलेक्शन हम नहीं करते। सवाल की बड़ी लैकनेस बता दूं, सवाल हमें आदत लगा देता है कलेक्टेड डाटा की। प्रैक्टिकल लाइफ में डाटा कलेक्शन आपको खुद करनी है। अच्छा कैसे करें भाई, वो सवालात के फॉर्मेट्स को याद रखो ना, वो सवालात के फॉर्मेट्स को याद रखो। आपको समझ में आ गया कि अगर मुझे प्रैक्टिकली लाइफ में जाना है, सबसे पहले मैं कोशिश करूं मटेरियल का डाटा कलेक्ट कर लूं। मटेरियल का डाटा मुझे स्टोर्स, प्रोडक्शन से मिल जाएगा,
लेबर का डाटा एचआर डिपार्टमेंट से मिल जाएगा, या जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लेबर यूनियन का हेड होगा वो मुझे बताएगा लेबर रेट्स वगैरह क्या चल रहे हैं, किस तरह से सैलरीज पे हो रही हैं। तो आप जब प्रैक्टिकली जाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग की, आईसीआई पाकिस्तान, सीमेंस, के इलेक्ट्रिक, इन सब में जाओगे तो आपको बजटिंग वगैरह वाले एरिया में मिलता है ना अगर जॉब, तो ये आपका ये वाली स्किल बहुत ज्यादा क्या होने वाली है, इस्तेमाल होने वाली। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आपके पास बेसिक्स तो मैंने बता दी, एडवांस भी बता देता हूँ। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपने देखा था, चैप्टर नंबर 9 था F2 का, ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग प्रिंसिपल के नाम से, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। फिर इसके बाद आपके पास टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, ठीक है, और एक और चौथी भी थी एनवायरमेंटल कॉस्टिंग। तो ये जो सारी कॉस्टिंग है किसके अंदर आ जाती है, कॉस्ट अकाउंटिंग। अब आते हैं उस सब्जेक्ट की तरफ जो हमारा है, ये सब्जेक्ट है, ये जो दूसरी ब्रांच है वो क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। किसकी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 कैटेगरीज में आती है। मैं यूं कह लूं कि जो हो चुका है ना उसकी कॉस्टिंग हो रही है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एरिया ही अलग है, इसका कॉन्सेप्ट अलग है, सब्जेक्ट। अच्छा, ये सब्जेक्ट मैंने ना अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में फील किया। मैंने ये सब्जेक्ट, अच्छा अभी जब पढ़ रहे हो, कुछ लोग पढ़ के पेपर पास करते हैं, इसका कोई फायदा नहीं होता। मैंने अपनी पढ़ाई से फायदा उठाया, ये सब्जेक्ट मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में फील किया। पहले मैं इसको ना इस सब्जेक्ट की एक मुहावरतन या तशरीह करके 2 लाइनें बोल देता हूँ, एक अच्छी 2 लाइनें बोल देता हूँ। ये सब्जेक्ट पता है क्या बताती है, ये सब्जेक्ट बोलता है भाई अमीर होना बहुत आसान है। लिटरली बता रहा हूं आपको, मैंने तो एक्सपीरियंस किया ना इस बात को। वेल्दी होना बहुत आसान है, वेल्दीनेस को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। मिसाल के तौर पे आज आप 600 करोड़ के मालिक हो गए ना, मिसाल के तौर पर आज ही के दिन मैं आपको 600 करोड़ रुपए गिफ्ट कर देता हूं, आप मालिक हो गए 600 करोड़ के। ये 600 करोड़ देखो आपको इजीली मिल गए हैं, लेकिन इस 600 करोड़ को सिर्फ 600 करोड़ तक भी अगर मेंटेन करना है, इसको मेंटेन करना बहुत क्या है, मुश्किल। तो मतलब कहां से सीखे हैं, कौन सिखाएगा, दिस सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट आपको फाइनेंशियल लिटरेसी देता है। फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे घर में हमें, मैं आपको सच बताऊं, आपको कभी किसी ने, मम्मी पापा ने बिठा के, किसी चाचा ने, किसी अंकल ने बैठ के बोला बेटा अगर तुम्हारे पास जिंदगी में पैसा आ जाए तो तुम्हें पता है क्या करना है, कभी किसी तरह से बैठ के समझाया नहीं, समझाया। हमारे दोस्त अहबाब होते हैं, अगर वो बोलते पैसा आ भी जाए ना, आईफोन ले लेना पहले जाके। मैंने अब तक नहीं लिया, 2 फोन रखे हैं लेकिन मैंने आईफोन अब तक। पैसा आ जाए अच्छी गाड़ी ले लेना, पैसा आ जाए घर ले लेना, सारी लायबिलिटीज खरीदने को बताते हैं। लायबिलिटीज क्या है, जिम्मेदारियां। एसेट्स क्या है, जो आपको उल्टा और कमा कर दे। मैं आपको एक बहुत सिंपल क्वेश्चन बताता हूं, पहले कोशिश करो कमाओ, कमाने के बाद सेव करो, सेव करने के बाद इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, और एसेट्स इन्वेस्ट करोगे तो इन्वेस्ट से जो इनकम जनरेट हो ना, फिर अपनी ख्वाहिशात पूरी करना। फिर अपनी क्या पूरी करना, हमारे यहां उल्टा है, कमाओ ख्वाहिशात पूरी करो। बिगनिंग पॉइंट और डायरेक्ट किस पे ले गए, एंड पॉइंट पे ले गए। बीच के सारे स्टेप को सिखाता ये सब्जेक्ट सिखाएगा, लेकिन ये सब्जेक्ट सिखा रहा है एट कॉर्पोरेट लेवल, मतलब यहां मिलियंस ट्रिलियंस की बात हो रही है। तो अगर आप मैक्रो लेवल पे सीख लोगे, बड़े लेवल पे सीख लोगे, तो अपनी जिंदगी में भी इसको थोड़ा बहुत क्या करना, इंप्लीमेंट करना, थोड़ा बहुत सीखना। मैंने जिस तरह सीखा बता देता हूं। तो यकीन मानो मैं भी अमीर हुआ था सर, आप अभी अमीर नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह खुदा की हर नेमत है मेरे पास। लेकिन अगर सपोज करो आप मेरी लाइफ का क्या बना लेते हो, ग्राफ बना लेते हो, यहां पे आप रख लो मेरी जिंदगी, मैं कितने साल का चल रहा हूं, यहां आप मेरी क्या रख लो, वेल्थ। मैं वैसे काफी अरसे पहले से कमाना स्टार्ट हो गया था, 18, 19, 20, 21, 22, आगे चले जाओ, आज मैं 30 पे खड़ा हूं। आज मैं किस पे, 30 का नियर टू भी 30 हूं, 29 पर आने वाला। गौर से सुनना, 18 तक ये ग्राफ चल रहा है। मेरी जिंदगी की ये 3-4 साल है ना, 20, 21, 23, 23, मेरी वेल्थ का ग्राफ ये था। वेल्थ का ग्राफ ये चल रहा है। आज मेरी वेल्थ का ग्राफ ये है, बट मैं आज तक अपनी जिंदगी की ये वाली पीक टच नहीं कर पाया। मैं अपनी जिंदगी की ये वाली पीक, क्या वजह थी पता है क्या हुआ, मेरे पास पैसा आया, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। हाँ, हालांकि मैं इसी से कर चुका हूं, एट द एज ऑफ 20 मैं क्या कर चुका हूं, इसी से कर चुका हूं। देखो मेरा इसी से खत्म हुआ है, एंड आई एम ऑन द पीक। लेकिन मुझे किसी ने बताया ही नहीं था, अब इतना पैसा आ जाए, करना क्या इस पैसे का। मैंने आयाशी की मैंने सबसे पहले गाड़ी निकाल ली थी अपनी, सबसे पहले गाड़ी निकाल ली थी, ठीक है। मुझे किसी ने बताया नहीं, मुझे लगता है मेरी सबसे जिंदगी का सबसे बेकार डिसीजन, पहला फाइनेंशियल डिसीजन, एसेट मेकिंग का डिसीजन सबसे पहला मेरा बेकार था। मैंने कभी, आज देखो इस पीक पर भी होऊंगा मैं, लेकिन ये पीक कभी भी एट मोस्ट हाईएस्ट पीक तक नहीं गई। अंधा पैसा कमाया, अंधा, मैं ये कहूंगा आपसे, सही है। अब दोबारा शायद ये ग्राफ ऊपर जाने लग गया, क्योंकि मैं सब्जेक्ट समझ चुका हूं ना। तो ये सब्जेक्ट क्या बता रहा है, हैदर अमीर होना आसान है, लेकिन अमीरी को मेंटेन, ये देखो ना मेंटेन करने में लगा हुआ मैं, नहीं हो रही मेंटेन, अमीरी को मेंटेन, ये सब्जेक्ट आपको ये सिखाएगा। लेकिन आपको अमीर होना नहीं सिखा रहा, आपको क्या बताया जा रहा है, आपको ट्रेन किसके लिए किया जा रहा है, कंपनीज को, क्या आप कंपनीज को कैसे रिच रखो। अब आप जब कंपनीज को रिच रख लो तो अपने आप को एक छोटी सी माइक्रो कंपनी समझ लेना,
जब पैसा है तो उसको उन चीजों को इंप्लीमेंट कर लेना। तो ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अक्सर असल कोर मकसद या इस बंदे का। ये नॉर्मली डिपार्टमेंट्स जो होते हैं ना, ये सब्जेक्ट वाला डिपार्टमेंट में कौन बंदा बैठा होता है? ट्रेजरार में। अब ट्रेजरार क्या, ये भी थ्योरी की बात है, आपकी किताब की पढ़ा देता हूँ तो थोड़ा बहुत थ्योरी भी यहाँ पे कवर हो जाएगी। मैंने बहुत सारी थ्योरी की बातें कवर अप कर दी हैं। जब मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा ना बुक से तो बोलूंगा बेटा ये बात हमने पहली क्लास में डिस्कस कर ली, दूसरी क्लास में डिस्कस कर ली, तीसरी क्लास में डिस्कस कर ली, क्योंकि कुछ बातें जेनेरिक हैं। अभी अगर आपको देखा जाए, मुझे ऐसा लगता है मैंने जो बातें आपको बताई मेरे लिए तो जेनेरिक हो चुकी हैं, मेरे लिए क्या हो चुकी हैं? जेनेरिक हो चुकी हैं। माइट भी पॉसिबल कि आपके लिए नहीं हो, माइट भी पॉसिबल आपके लिए नहीं हो। अच्छा, एक और छोटी बात नहीं, यहाँ पर एक बात है शायद कह नहीं पा रहा हूँ, भूल जाता हूँ, अल्फाज नहीं आते, कभी कभी ये हम नहीं आ रहे होते, तो वो फिक्स सीक्वेंस। बस ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो अभी भी अमीर हूँ, लेकिन अमीरी को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, गरीब होना बहुत आसान है, अभी मेरे पैसे ना सारा खर्च कर दूं गरीब हो जाऊंगा, दोबारा अमीर भी हो जाऊंगा, लेकिन अमीरी को अगेन कह रहा हूं मेंटेन करना बहुत बहुत मुश्किल है। अच्छा, वापस आए थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर। तो ये सब्जेक्ट आपको समझ आ गया क्या सिखाता है? फाइनेंशियल लिटरेसी। आपने कंपनी को की वेल्थ को कैसे बचाना है, कंपनी की वेल्थ को किस तरह सिर्फ बचाना नहीं है और साथ में क्या करना है? इंक्रीज करना है। क्या करना है? इंक्रीज। कम टू द कोर्स आउटलाइन। सबसे छोटी कोर्स आउटलाइन पार्ट 2 लेवल पे। F7 पढ़ते हो, F5 पढ़ते हो, F6 पढ़ते हो, सबसे छोटी कोर्स आउटलाइन किसकी है? F9 की। कितने पार्ट्स में मैंने डिस्क्राइब कर दिए? 9 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 9 पार्ट्स में। सबसे पहले आपके पास है कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। ये वो चैप्टर है जो आपने F2 में पढ़ा हुआ है। ये वो चैप्टर है जो आपने F2 में क्या किया हुआ है? आपको याद होगा आपने F2 में NPV निकालना सीखी, IRR निकालना सीखा, आपने पेबैक निकालना सीखा है, रोस। यहां से तो बात इस चैप्टर में स्टार्ट होती है। अब चूंकि ये पूरा पेपर ही किसके ऊपर है? डिसीजन मेकिंग के ऊपर। पूरा पेपर किसके ऊपर है? यार आपको फैसले के लिए बिठा दिया ना। और एक छोटी बात याद आई थी कि बोला कंपनी की कौन सी पोस्ट होती है? ट्रेजरार। मैं आपको बताऊं सबसे छोटी ट्रेजरार की किस्म देखो, सबसे पेटी कैशियर, वो भी तो कैश से खेल रहा है, लेकिन उसके कैश के खेलने से कंपनी को बहुत बड़ी नहीं हो जाएगी। पेटी कैशियर के बाद क्या आता है? कैशियर। कैशियर क्या कर लेगा? बहुत बहुत ज्यादा एसी के पैसे दे देगा, लैपटॉप के पैसे दे देगा, मतलब फीसें कलेक्ट कर लेगा, दैट इज कैशियर। लेकिन अब एक बंदा और है, आप जितने बड़े इदारे जाओगे उतने ज्यादा नखरे हैं, उतने ज्यादा डिपार्टमेंट, उतने ज्यादा। कभी कभी तो ऐसा होता है एक ही बंदा अपॉइंट करते हैं, सारे काम उसी से करा रहे हैं। केएनएस की बात करें, केएनएस का पेटी कैशियर भी एक ही होगा, कैशियर भी एक ही होगा, और डिसीजन मेकिंग तो शायद बहुत कम होती होगी कि इस इदारे को और किस तरह बड़ा किया जा सकता है और कितने स्कूल्स को ले जा सकते हैं, वो डायरेक्टर लेवल पर ही हो जाती है। मतलब अभी कोई बंदा स्पेसिफिक नहीं है, बट आप आईसीए पाकिस्तान चले जाओ, आप सीमेंस चले जाओ, या बड़े मल्टीनेशनल एमएनसीज में चले जाओ, मल्टीनेशनल कंपनीज में चले जाओ, तो वहां पर क्या होगा? ट्रेजरर का डिपार्टमेंट ये लगेगा। उसको पता है क्या बैठा के बोल रहे हैं? भाई आपने पता है क्या करना? हमारे पास बहुत पैसा पड़ा हुआ है। हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? ये पैसा एक तो मेंटेन रहना चाहिए, गायब नहीं होना चाहिए, वरना तुम्हारी नौकरी छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। तो क्या है? ये पैसा गायब नहीं चाहिए। और दूसरा, इस पैसे को तुमने क्या करके देना है? इंक्रीज करके देना है। इस पैसे को बढ़ा कर देना है तुमने, इसको मल्टीपल टाइम्स, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3 करके देना है। वो कौन करेगा? जो इस सब्जेक्ट का माहिर आदमी होगा। इस सब्जेक्ट में और अगर आगे जाना हो तो मैं आपसे कहूंगा CFA करना, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिसिस, ये वाला जरूर करना। तो आपने वो करा तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स के साथ खेला जाता है। तो इसका ये सब्जेक्ट में अगर और महारत हासिल करनी तो ECC के बाद आप क्या कर सकते हो? CFA कर सकते हो, लेकिन साथ में बैचलर्स कंप्लीट करना है। एक कोई बैचलर्स रखोगे तो CFA में हेल्प मिलेगी, वहां पे अप्लाई करने में बहुत क्या होगी? आसानी होगी। वो आपके ऊपर है। आगे जिंदगी में ना बंदा शौक से ही पढ़ता है, मजबूरी में नहीं पढ़ता। अभी तो कहते हैं ना, मम्मी पापा ने भेज दिया, वो अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा तो बंदा मजबूरी में पढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आगे बंदा शौक से पढ़ता है। मैं भी शौक से ही पढ़ता हूं, अभी पढ़ता हूं, लेकिन शौक से पढ़ता हूं, ठीक है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की किस तरफ आए थे? कोर्स आउटलाइन की। कोर्स आउटलाइन में आपको बताइए कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एक ऐसा सब्जेक्ट है, और ये बाकी सारे चैप्टर्स इसी से लिंक है। तो ये चैप्टर ऐसा है कि आपको फैमिलियरिटी से कनेक्ट करेगा, फिर उसके बाद नई नई बातें आती जाएंगी, नए नए इश्यूज आते जाएंगे, प्रॉब्लम्स। हम हर टॉपिक के पहले प्रॉब्लम को क्यों पढ़ें। वंस वी क्लियर द कॉन्सेप्ट ना कि ये क्यों है, तो ऑब्वियसली बताइए चैप्टर उसका क्या है? सोल्यूशन। उस प्रॉब्लम को समझ लेंगे तो वो चैप्टर उसका क्या है? सोल्यूशन। तो मैं चैप्टर अच्छे तरीके से याद रहेगा, एक नैरेटिव स्टाइल में चलेगा, एक स्टोरी टेलिंग स्टाइल में चल रहा होगा। तो अगेन वापस आए थे किसके अंदर? कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में आपने 4 टेक्निक्स पढ़ी हुई हैं, आपने ये चैप्टर देखा हुआ है, लेकिन अब इसके अंदर आगे क्या होने वाला है? इसके अंदर हम पूरे प्रोजेक्ट्स उठाएंगे। अब ये नहीं कि छोटे मोटे प्रोजेक्ट के इन्वेस्टमेंट आ रही है, सेल मटीरियल, अब हम पूरे प्रोजेक्ट्स उठाएंगे। मशीन खरीदेंगे भी, मशीन बेचेंगे भी। सवाल ये उठता है, देखो सवालात कितने उठते हैं। आप यहां पे आ जाओ, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही ना यार। मैं एक मशीन में इन्वेस्टमेंट करूं, मैं एक प्रोडक्शन प्लांट लगाऊं, मैं कैंडल प्रोडक्शन प्लांट लगाऊं, मैं क्या कहते हैं बैटरी, लिथियम बैटरी प्रोडक्शन प्लांट लगाऊं, ये प्लांट कितने साल चलाऊं? 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये टॉपिक है। अच्छा, मैं जो पूरा प्रोडक्शन प्लांट ले रहा हूं, क्या मैं पूरा प्रोडक्शन प्लांट खरीद लूं ऑन कैश या इसको लीज पर लूं? 2 फैसले हो गए, ठीक है। मेरे पास पैसा कितना है?
पैसा बहुत है, कम है, पैसे की शॉर्टेज थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर के लिए है, समझ में आ रही है? थोड़ी देर के लिए है या ज्यादा। फिर प्रोजेक्ट्स भी डिफरेंट तरह के होते हैं। जैसे मैं आपको बहुत बेसिक करके समझाता हूं प्रोजेक्ट कितने तरह के होते हैं, बहुत बेसिक करके। आप लोग कुर्बानी करते हो, कुर्बानी में 2 ऑप्शन होते हैं, पूरा जानवर खरीद लो, पूरा जानवर आपको खरीदना लाजमी मजबूरी है। एक ऑप्शन और है, क्या कर लो, हिस्सा डाल लो। मैं बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स में आज इन्वॉल्व हूं, मैंने कभी पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं करी। मैं क्या करता हूं, जो बंदा पहली बात तो आइडिया लेकर आता है ना, उसको बोलता तू भी पैसा लगा इसको बोलता तू भी पैसा, और 4 लोगों को और लगवाता हूं। तो ये क्या हो गया, ये प्रोजेक्ट डिवाइड हो सकता है, ये प्रोजेक्ट क्या हो सकता है, डिवाइड। बट कुछ प्रोजेक्ट एक्सक्लूसिव होते हैं कि उसके अंदर पूरी इन्वेस्टमेंट आप करो, भले पैसा आप कहीं और से उठाओ, लेकिन पूरा रिस्क कौन ले रहा है, मैं ले रहा हूं। तो ये हमें यहां पर सारे टॉपिक्स यहां पे क्या करने पड़ेंगे, कैटर करने पड़ेंगे। और पूरे मैं आपसे कह रहा हूं फाइनेंशियल अप्रेजल्स होंगे और यहां पे हम पूरी टेक्निक्स लगाएंगे, थ्योरेटिकल एरियाज भी। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एनपीवी निकालते वक्त आपने देखा होगा डिस्काउंट फैक्टर यूज करते हैं हम, एक परसेंटेज यूज करते हैं, एक इंटरेस्ट रेट आप जो कह लो यूज करते थे, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज करते थे। अब ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कंप्यूट होता है, या बैंक्स में आपने सभी सुना होगा पाकिस्तान का काइबोर, ठीक है, लंदन का लाइबोर सुना है ना, ये दोनों काइबोर लाइबोर। इसी तरह होता है रेपो, यूके का एक और रेट है रेपो। ये रेट्स कैसे कंप्यूट होते हैं, या मुल्क का इंटरेस्ट रेट कैसे कंप्यूट होता है, या यूं कह लो कि कैशबिट सॉरी कह रहा हूं केएनएस है तो केएनएस की फाइनेंसिंग रेट कैसे कंप्यूट होता है, ठीक है। अच्छा एक वर्ड जरा देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या है, यहां पे कैपिटल का मतलब वो वाला कैपिटल नहीं, ओनर इक्विटी वाला कैपिटल, सही ना, कि हम लोग ने तो हमेशा ही पढ़ा ना एसेट कैपिटल लायबिलिटी, तो ये वो वाला कैपिटल नहीं। यहां कैपिटल से मतलब है पैसा। किसी से पूछा भाई बिजनेस क्यों नहीं कर पा रहे, तो बोला कैपिटल नहीं है, मींस पैसा नहीं है, कैपिटल हो गया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक बात अपने दिमाग में, अपने दिल में, अपनी रूह में, अपने जिस्म में बिठा लो। बोला क्या बिठा लो, बेटा पैसा कोई भी फ्री में नहीं देता। बोला नहीं सर, वो खाला से मैं 1 लाख रुपए अभी लिए मैंने उधार, उन्होंने ऐसे ही दे दिया और मैं 1 लाख रुपए उनको 1 महीने बाद वापस कर रहा हूं। बेटा कॉस्ट बताऊं क्या थी, इज्जत। कॉस्ट क्या थी इसकी, नॉन फाइनेंशियल कॉस्ट थी, लेकिन क्या थी, लेकिन ऐसे लोन्स को हमारी पढ़ाई में फेवर लोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, और हम कभी भी फेवर लोन्स को अकाउंट फॉर नहीं करते, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में, कमर्शियल सेक्टर में फेवर लोन्स की कोई गुंजाइश नहीं है, इसको हटा दो। वैसे हैं बहुत सारे फेवर के, गवर्नमेंट ग्रांट्स आ जाती है, कोई हमें, मेरे साथ ऐसा होता, मुझे एजुकेशनल लोन मिल गया था इंटरेस्ट फ्री, और अगर पे कर सको तो पे कर देना, नहीं पे कर सको तो नहीं, क्योंकि हर कोई थोड़ी पढ़कर कामयाब हो जाता है, तो नहीं कामयाब हो तो फिर तो मेरे साथ ये हुआ था। बट दीज लोन्स, दीज फाइनेंसिंग आर डील्ड इन फेवर फाइनेंसिंग, फेवर लोन्स कहते हैं, हम इसको डील नहीं करते। हम बात करते हैं किसकी तरफ, कमर्शियल फाइनेंसिंग। कमर्शियल फाइनेंसिंग में भी जब तुम पैसा लेने जाओगे ना, फ्री में नहीं मिलेगा। जब भी पैसा लेने जाओगे फ्री में नहीं मिलेगा, इसके बदले कुछ देना पड़ेगा। 2 तरीके पैसे अरेंज करने के, या तो किसी से उधार ले लो, विच इज डेट फाइनेंसिंग। क्या कहला रही है, डेट फाइनेंसिंग क्या, उधार लोगे तो सामने वाला क्या मांगेगा, इंटरेस्ट, सूद। बट वी आर लिविंग इन अ कम्युनिटी ऑफ मुस्लिम्स, हम एक मुस्लिम्स की कम्युनिटी में रहते हैं, तो वहां पर डेट फाइनेंसिंग को बहुत क्या किया जाता है, क्या कहते हैं, डिस्करेज किया जाता है। ऐसा नहीं है डेट फाइनेंसिंग मार्केट नहीं है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं जितनी मैं आपको कहूंगा जर्मन ममालिक में चलाओ, यूरोपियन कंट्रीज में जाओ। यूरोपियन कंट्रीज में ये बहुत एक्टिव मार्केट है। बोला सर मुझे रातों रात अमीर होने का क्या कहते हैं नुस्खा बता दो, स्ट्रैटेजी बता दो। मैंने बोला मजहब साइड पे कर दो, बस थोड़ी देर के लिए क्या कर दो। बोला अभी तुम रातों रात अमीर हो जाओगे, कुछ नहीं, तुम्हारे पास 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए किसी को उधार दे दो, वो जब तुम्हें वापस करेगा कितने देगा, 1,20,000, 1,20,000, 20,000 इज योर इंटरेस्ट इनकम। अब आप टोटल उधार कितना देने वाले हो, रीफाइनेंसिंग किसकी करोगे, 1,20,000 की। तो अब जब वापस आएंगे पैसे कितने हो जाएंगे, 1.5 लाख। आप कुछ कर रहे हो क्या, यू आर जस्ट रोटेटिंग द मनी, यू आर जस्ट रोटेटिंग द और टेकिंग अ रिस्क ऑफ बेड डेप्थ, साथ में रिस्क। अच्छा जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न भी होगा, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा। 1,50,000, 1,50,000 को उधार में दिया, अब वो कन्वर्ट हो गया आगे 2 लाख रुपए में, 2 लाख का उधार दिया वो 3 लाख में कन्वर्ट होकर आ गया। मतलब आपके पास क्या होता है, आप समझ रहे हैं बैंक कैसे कमाते हैं, उधार दे देके फाइनेंसिंग करके। तो डेट फाइनेंसिंग है, डेट मार्केट है, मना नहीं। अच्छा इस्लामिक फाइनेंसिंग हमारे पास है, आज इस्लामिक फाइनेंसिंग इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हो चुकी है। मतलब बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये समझ चुके हैं कि अगर हम इस्लामिक फाइनेंसिंग के प्रिंसिपल्स एडॉप्ट कर लेते हैं, उनके उसूल, उनके कारोबार करने के तरीके को एडॉप्ट कर लेते हैं, वहां पर ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल बैंकिंग, एज कंपेयर टू कन्वेंशनल फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजीज। मतलब कन्वेंशनल फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजी मुझे 1 लाख रुपए पे 16% कमा के दे रही थी, 16%, 1 लाख का 16% तो कितना, 16,000 रुपए। तो अगर आप इस्लामिक फाइनेंसिंग अडॉप्ट करते हो तो आप मे बी पॉसिबल 20% पे अचीव हो जाओगे। मतलब 4% का प्रॉफिट है ना। बट अभी सब ट्रांजिशन पे जा रहे हैं। इवन पाकिस्तान का स्टेट बैंक की तरफ से रेगुलेशन आया हुआ है, 2040 का आया हुआ है कि पाकिस्तान में सारे बैंक्स जो भी कमर्शियल फाइनेंसिंग में, सबको किस में कन्वर्ट होना है,
कमर्शियल बैंकिंग में चल रहे हैं, किस पर इसको कन्वर्ट होना है, कन्वेंशनल बैंकिंग में चल रहे हैं, इस्लामिक बैंकिंग में। आप चेक करो हर ब्रांच का, हर बैंक का एक इस्लामिक विंडो आपको नजर आता होगा। जैसे सिरात हो गया, अमीन हो गया, ऐसे लग रहा है सिरात मेरा से इसका है, यूबीएल वालों का है, अमीन मुझे याद नहीं, पता नहीं किसका है, फैसल तो पूरा इस्लामिक हो चुका है, कन्वर्ट हो गया, मीजान पूरा किसमें कन्वर्ट हो गया, इस्लामिक, रजिस्ट्री बैंक इस्लामी पूरा इस्लामी, दुबई इस्लामिक बैंक पूरा इस्लामी है। बस समझे, तो सब इस्लामिक फाइनेंसिंग पे आ रहे हैं। अच्छा, इस्लामिक फाइनेंसिंग की बात कैसे आई, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। मैं कह रहा था कि पैसा अरेंज करने के कितने तरीके हैं, दो, एक तो उधार ले लो, उधार पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कॉस्ट है। इसी तरह अगर आप किसी से पैसा लेते हो, बोलते हो मेरे मालिक बन जाओ, इक्विटी होल्डिंग ले लो, क्या ले लो, इक्विटी फाइनेंसिंग कर दो। ये क्या तरीका है भाई, ये बंदा आपको पैसे दे रहा है, ये कह रहा है भाई अपना बिजनेस करो, कुछ भी करो, रिस्क भी मैं ले रहा हूं, अगर डूब गया तो कोई मसला नहीं, मैं लूंगा, और अगर फायदा हुआ तो उस फायदे में से कुछ क्या ले लूंगा, शेयर, या पूरा फायदा ले लूंगा। पूरा क्या ले लूंगा, अब ऑब्वियस सी बात है मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, मैं क्या ले रहा हूं दोस्तों, जिम्मेदारी ले रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा भाई बटेगा, मैं भी कुछ 1 लाख रुपए ला रहा हूं, तुम भी अपनी इक्विटी लाओ, भले तुम 2 करोड़ रुपए लेकर आ जाओ। अब 1 लाख रुपए और 2 करोड़ रुपए मिलकर जितना भी प्रॉफिट बनाएंगे, उस प्रॉफिट की क्या हो जाएगी, शेयरिंग। तो ये पैसा मुझे देना पड़ेगा ना, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। इसको क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। तो देखा, पैसा अरेंज करने की क्या है, कॉस्ट। पैसा अरेंज करने की क्या है, अब पढ़ो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। 2 कॉस्ट हो गई, दोनों को हमें मर्ज करना है, दोनों के इफेक्ट, अगर दोनों फाइनेंसिंग हुई, दोनों का मर्ज इफेक्ट क्या कहलाएगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर 10% पे फाइनेंसिंग हुई है, वो 10% पे फाइनेंसिंग हुई और वो 20% पे हुई, तो वेटेड एवरेज निकालते हैं, 10 और 20 को प्लस करा, डिवाइड बाय 2 कर दिया, 10 20 30, 30 डिवाइड बाय 2 15, 15% माइट बी पॉसिबल हमारी वेटेड, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये वेटेड एवरेज परसेंटेजेस का वेटेड एवरेज है। किसका है, तो यहां पे हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से आपकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग कंप्यूट होती है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कहां से पैसा अरेंज करें, अभी पता चल गया कि पैसा लेना है उधार या इक्विटी फाइनेंसिंग। इस्लामिक होगा ना कोई बंदा, मुसलमान होगा तो क्या बोलेगा भाई इक्विटी फाइनेंसिंग ही करो, डेट फाइनेंसिंग माइनस। लेकिन अगर मैं आपको पूरे दुनिया के लिए 210 कंट्रीज के लिए पढ़ाऊं, कंपनीज के लिए पढ़ाऊं, तो वो क्या बोलेंगे, कॉम्बो रख लो, या एक सिंगल फाइनेंसिंग की बात करेंगे। तो हम इस पूरे चैप्टर में बात किस करने वाले हैं, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अच्छा देखो, एक तो है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स की बात, हम लोग यहाँ पे हमेशा बात कर रहे हैं 1 साल से ज्यादा की। इस सब्जेक्ट में ज्यादातर किसकी बात हो रही है, 1 साल से, मतलब फाइनेंसिंग भी क्या हो रही है 1 साल से ज्यादा की, प्रोजेक्ट्स भी 1 साल से क्या है। लेकिन ये चीजें छोटे लेवल पर भी सोची जा सकती हैं, 12 महीने 6 महीने पे भी सोची जा सकती हैं। तो अगर 6-7 महीने के लिए अगर पैसा अरेंज करना है तो उसके क्या सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होंगे, फिर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग स्ट्रेटजीज देखी जाएंगी। क्या देखेंगी, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। बिजनेस वैल्यूएशन, बहुत सारी वजूहात है भाई। आपके पास आज मार्केट पे शेयर प्राइस नजर आ रही होती है, शेयर प्राइस का मतलब क्या है, मिसाल तब आज पीएसओ की शेयर प्राइस चल रही है 700 रुपए एक शेयर की, और मिसाल के तौर पे 1 लाख शेयर दिए मैंने, 700 मल्टीप्लाई बाय 1 कर लो तो 5 और 2 7 जीरो हो गए, 7 जीरो लगा दो 7 के ऊपर, तो मेरे हिसाब से बनते हैं 70 मिलियन बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 70 मिलियन। अब ये 70 मिलियन मैंने वैल्यू कैलकुलेट करी ना एक बिजनेस की, लेकिन सवाल ये कि शेयर प्राइस कैसे आ रही है, ये शेयर प्राइस मतलब ये बिजनेस वैल्यूएशन की ना, आपको लिख के समझा देता हूं भाई। मिसाल के तौर पर आपका जो एक शेयर है वो कितने का आ रहा है, 700 पर शेयर का, और पीएसओ के कितने शेयर हो चुके हैं, 100,000 शेयर्स। तो पीएसओ की टोटल वर्थ कितनी आ गई, 3 3 6 और 7 70 मिलियन रुपीस, 70 मिलियन रुपीस की पूरी वर्थ आ गई। मेरा सवाल ये शेयर प्राइस कैसे कंप्यूट हुई, मेरा सवाल ये शेयर प्राइस कैसे कंप्यूट हुई। मैंने तो कुछ नहीं किया ना, नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया और टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी निकाल दी। तो हम यहाँ पे इसलिए भी शायद वैल्यूएशन करते हैं ताकि हम कंपनी की प्राइसेस लिस्ट कर सकें, कंपनी की प्राइसेस क्या कर सकें, लिस्ट कर सकें। एक बात हो गई। दूसरा, हम ये जानना चाहते हैं कि आज हमारे पास जो बिजनेसेस की टोटल वैल्यू क्या है। तीसरा, जब बिजनेसेस सेल और बाय मर्ज होते हैं, कॉम्बिनेशन, F7 पढ़ चुके होंगे आप सब लोग, F7 पढ़ चुके हैं, F7 पढ़ा है, F7 पढ़ा है, ठीक है। F7 अगर आप पढ़ चुके, अच्छा F3 पढ़ा है, F3 के अंदर हम लोग कंसोलिडेशन देखते हैं। कंसोलिडेशन में आपने देखा होगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है कि कितने में कंपनी खरीदी गई, जब कितने में कंपनी खरीदी गई इसका मतलब मीटिंग्स हुई होंगी, नेगोशिएशंस हुई होंगी। भाई मैं अपनी इदारे को बेचना चाह रहा हूँ तो मैं तो बोलूंगा सबसे ज्यादा बिके, ज्यादा वैल्यू पे बिके। जो खरीदने वाला चाह रहा होगा वो क्या बोलेगा, सबसे कम वैल्यू पे। तो देयर आर मल्टीपल मॉडल्स, टेक्निक्स जिसके जरिए आप बिजनेस की क्या कर सकते हो, वैल्यूएशन। फिर बिजनेस स्ट्रक्चर भी तो डिफरेंट होते हैं ना। क्या एक सोल ट्रेडरशिप बिजनेस है, पान का खोखा है, उसकी वैल्यूएशन की जो स्ट्रैटेजी होगी, क्या आईसीआई पाकिस्तान की भी वैल्यूएशन की स्ट्रैटेजी सेम होगी? दोनों की वैल्यूएशन स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। यहां तक बात समझ में आ गई, बिजनेस वैल्यूएशन होगी। फिर इसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट। सर रिस्क क्या है, रिस्क पहले कोई बता सकता है रिस्क क्या है?
और ये बहुत बुरी चीज़ है। इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का बचपन बर्बाद हुआ। जब बचपन बर्बाद होता है ना तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, मैंने जब 2-3 इंटरनेशनल टूर हमारे 2-3 चीज़ें देखना, मेरा दिमाग खुला। मैंने बोला यार मुझे कितने डब्बों में बंद किया हुआ था लोगों ने, ये मत करना, ये हो जाएगा, ये मत करना। हम लोग बहुत सारे डरों में बैठे होते हैं, सही है ना। हालांकि चीज़ें बहुत क्या होती हैं, आसान एंड सिंपल। तो जी रिस्क क्या है, इनपुट चाहिए। डर, किस चीज़ का डर? अब जैसे किसी भी एग्जाम्पल को लो, रिस्क स्टार्टअप पर खौफ होता है सबसे ज्यादा। आइए मिसाल देता हूँ। मैं आज घर से बाहर निकला, डर है कोई ट्रॉलर मुझ पे चढ़ना जाए मेरी पूरी, क्योंकि मेरी फैमिली में 2 ऐसे एक्सीडेंट्स हुए, मार के ना चला जाए। अच्छा भाई ये डर है। यहाँ हूँ, ये भी बैटरी लगाई हुई है, डर है इस तार में से करंट निकले गया। 1-2 डर। तीसरी डर, सांस लूंगा कोई ऐसा जीबू नाक में घुस जाए और दिमाग में पहुंच जाए, मर जाऊंगा। 3 डर, जहां खड़ा हूं वहां पे क्या लग जाए, खुदा ना खास्ता आग लग जाए, डर। तीसरा, चौथा, गाड़ी पार्क की हुई है, पता नहीं नीचे जाऊं कोई कुछ मार दूर दे। ये तो कराची, यहाँ पे लोग करते भी क्या है, अच्छा सॉरी, कुछ करने के बाद भी क्या बोलेंगे, अच्छा सॉरी गलती हो गई, सॉरी, अब मैं कुछ क्या कर सकता हूं उसके साथ। ये डर। चौथा डर, मेरा शायद पैसा मेरे जिस बैंक में पड़ा हुआ है यार, वो बैंक की पैसा लेके ना भाग जाए। हर तरह का डर है, हर तरह का क्या है डर। लेकिन हमारा यहाँ पे सारे डर डिस्कस नहीं हो रहे। पहली बात तो हमें लिमिट करना पड़ेगा। पहली बात, हम फाइनेंशियल डरों की बात कर रहे हैं, बिजनेस रिस्क की बात करें, और बिजनेस रिस्क में भी और कम आ जाए तो फाइनेंस के रिस्क की बात करें। फाइनेंस के रिस्क में 2 तरह के रिस्क है। एक, या जो हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वो 2 रिस्क को पढ़ने वाले हैं, एक करेंसी रिस्क को और एक इंटरेस्ट रिस्क को। अच्छा, करेंसी से अगर कोई डीलिंग कर रहा है तो उसका डर क्या होगा? अगर पेमेंट्स करनी है तो एक्सचेंज रेट बढ़ ना जाए। अच्छा, अगर पैसे आने हैं, अगर आप कभी फ्रीलांसिंग का काम कर लोगे ना तो आप दुआ करोगे डॉलर का रेट बढ़ जाए, डॉलर का रेट बढ़ जाए। आप चाहते हो डॉलर का रेट गिरे। अब खुदा किसकी सुने, आधा पाकिस्तान कुछ दुआ कर रहा है, आधा पाकिस्तान, सोचो ना, जो एक्सपोर्ट्स करता होगा वो दुआ क्या करता होगा, नमाज पढ़ रहा है, दुआ कर रहा है, या अल्लाह आज क्या कहते हैं डॉलर का एक्सचेंज रेट बढ़ जाए। अच्छा, जो इंपोर्ट्स करता है, सोलर पैनल इंपोर्ट करता है, वो दुआ क्या कर रहा है अजीब ही मामला है। ठीक है, तो रिस्क, अच्छा ये तो होगा, इससे कुछ बच नहीं। बोला भाई रिस्क है, छोड़ दो। अच्छा, आपसे मैं बोलूं ना, तो यही मेरे माँ बाप जब मुझे रोकने लगे तो मैंने अब हर सवाल का जवाब निकाले। भाई काम करता हूँ ना, मैं तो डब्बे में बंद हो जाता हूँ, क्योंकि मैं घर से बाहर निकला, बल्कि मैं सांस लेना बंद कर देता हूँ, क्योंकि मैंने सांस ली, कुछ भी नाक में घुस गया। पानी पीना बंद कर दिया, पानी में कुछ आ गया। तो जब भी तुम्हें कोई किसी से डराए ना, बोला भाई जीना ही छोड़ देता हूँ ना मैं, सही है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे रिस्क को तो आपने अपनी जिंदगी में पता है क्या कर लिया है, एम्बेड कर लिया। अब आप कभी निकलते हुए ऐसा होता है, पाउंड निकालते हुए बाहर ऐसे पाउंड कप कपा रहा होता है, नहीं, डायरेक्ट निकल जाते हो घर से बाहर, सही है। रात को निकल जाते हो, या किसी से फेसबुक पे दोस्ती कर लेते हो, डर खत्म हो गया। क्या हो गया है, डर खत्म। तो मैं कह रहा हूं कि एक वक्त के बाद आपको समझ में आएगा रिस्क तो हर जगह है, हर लम्हे है। इसको एलिमिनेट, इसको क्या किया जा सकता है, मैनेज कर रहे हैं, मैनेज। भाई जैसे मिसाल के तौर पे आप बहुत ही ऐसे एरिया में लेते हो जहां लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब है, तो जहां होगी ना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, वहां आप देखना लोग जब दिन ढल रहा होगा ना उससे पहले घर पहुंच जाएंगे। मैनेजमेंट। अगर कोई रात में बाहर होता है, इसके साथ कुछ, यार तेरे को किसने कहा था बाहर निकलने को रात में, वो भी इतनी तारीकी में, क्लियर, मैनेजमेंट। तो अब यहां पर पहली बात तो हम जो रिस्क डिस्कस करने वाले, कौन सा, करेंसी रिस्क। इंटरेस्ट में क्या है, यार अगर मैं लोन उठा रहा हूं ना तो इंटरेस्ट रेट बढ़ ना जाए, और अगर मैं किसी को लोन दे रहा हूं तो इंटरेस्ट रेट गिर ना जाए, ठीक है। और बहुत सारे हैं तो उसके अंदर बात होगी। वर्किंग, ये है माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। अब तक हम बड़े बड़ी बातें कर रहे हैं, लाखों करोड़ों की, ये वो। अब आ जाओ वर्किंग कैपिटल क्या है। वर्किंग कैपिटल का कोई बेसिक फॉर्मूला बता सकता है? बेसिक फॉर्मूला पूछ रहा हूं, या डेफिनेशन बता दो। वो फंड्स, पहली बात तो पैसा है, पहली बात तो क्या है, कैपिटल मींस। अब वो कैपिटल जो वर्किंग में है, वर्किंग से मतलब डे टू डे के लिए चाहिए पैसा, ठीक है, वर्किंग कैपिटल। अब पहले तो इस वर्ड को समझने की जरूरत है, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल की अगर बेसिक डेफिनेशन देखोगे तो वो थी करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। क्यों बताता हूं, मजा बताता हूं। करंट एसेट का मतलब होता है ये आपका पैसा है लिक्विडेबल, जेब में पड़ा हुआ। जैसे मिसाल में मेरी जेब में 1 लाख रुपए पड़े तो ये क्या होगा, मेरा करंट एसेट। लेकिन ये सारा पैसा मेरा नहीं है, 20,000 रुपए सजील से उधार लिए थे, तो मेरा कितना हुआ, 80। अब समझ क्यों करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज करते हैं, और सजील को अभी देने तो करंट लायबिलिटी हो गई। तो करंट एसेट, तो मैं तो कह रहा हूं आपका पैसा जो रोजमर्रा के लिए आपने रखा, उसको अब क्या करना है, मैनेज। अब ये पैसा किस फॉर्म में पड़ा होता है, रिसीवेबल, इन्वेंट्री, क्योंकि रिसीवेबल ऐसे रोजाना कैश में कन्वर्ट हो रहा है, लॉन्ग टर्म रिसीवेबल एक्सेप्ट निकाल कर। इन्वेंट्री रोजाना इजीली कन्वर्टेबल इनटू
कैश, या इन्वेंट्री कन्वर्ट होती है रिसीवेबल में, रिसीवेबल कन्वर्ट होता है किसमें, कैश में, और कुछ इन्वेंट्री हमने ली हुई होती है पेबल में, उधार में ली थी तो हमारी पैसे लगे हुए, तो पेबल में भी दूसरे का पैसा होता है, पेबल में भी वर्किंग कैपिटल तो सबसे अच्छा पता है किसका है, करंट एसेट 0, करंट लायबिलिटी 2, तो आंसर क्या आएगा -2। इसका ना पूरा बिजनेस किसके किसके पैसे पे खेल रहा हूं, दूसरे के पैसे पे। दोबारा सुनना, करंट एसेट 0, उधार लिए हुए, मतलब मेरे पास कोई पैसा ही नहीं है, मैंने तो शजील से ही 1 लाख रुपए लिए हुए, तो मेरा करंट लायबिलिटी का आंसर कितना आएगा, 1 लाख, तो वर्किंग कैपिटल का आंसर क्या आएगा, -1 लाख। क्या आएगा, -1 लाख। इसका मतलब क्या है, पूरा बिजनेस मॉडल जो है मेरा दूसरों के पैसों पे चल रहा है। किस पे चल रहा है, विच इज अलार्मिंग भी एंड विच इज सरप्राइजिंग भी, इंप्रेसिव, स्मार्टनेस, कि आप दूसरों के पैसों पे अपने रोजाना के काम चला रहे हो, दूसरों के पैसों पे रोजाना के, तो दैट इज कॉल्ड वर्किंग। इसकी मैनेजमेंट करनी है, सैलरीज देना, टाइमली आपके पास मार्कर किंग, मैं आपको इंस्टीट्यूट लेवल की बातें बता रहा हूँ। अब जैसे मैंने आपको बताया मेरी प्रिंटिंग पब्लिशिंग की छोटा सा कार्य, तो उसमें मुझे क्या है, टाइमली मटेरियल अवेलेबल हो। अक्सर ऐसा होता है, बिल्कुल साल का जब एंड चल रहा होता है ना, हम लोग बुक्स पब्लिश करते हैं, मेरे पास एक छोटा सा है बुक्स। अब उसमें पता है क्या होता है कि अक्सर हमारी पहले प्लान, अब तो काफी अरसा हो गया, सीख चुके, 7-8 साल हो चुके, तो पता चल गया। पहले क्या होता था, शुरू में जब नया नया स्टार्ट किया था, पहला दूसरा साल था हमारी कंपनी का, तो होता ये था, हम तो माल बनाए जा रहे हैं, हम समझते थे कि हमारे पास लामहदूद पेपर है, इन्वेंट्री है, बनाए जा रहे हैं। जब अब अचानक से बड़े क्लाइंट का ऑर्डर आ गया, अभी छोटे क्लाइंट को एक छोटे ऑर्डर में निकाल दिए पेपर, छोटे छोटे 4 क्लाइंट के ऑर्डर निकाल दिए, एक बड़ा क्लाइंट आ गया, हमने बोला यार ये 4 ऑर्डर छोड़ देते, ये बड़ा क्लाइंट का काम कर लेते तो भी अच्छा पैसा बन जाता, लेकिन क्या खत्म हो गया, पेपर। क्या वजह थी, ये नहीं था, ये लोग नहीं थे हमारे पास, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करने वाले लोग नहीं थे। अच्छा इन्वेंट्री मंगवा लो ना सर, क्या हो गया, पीछे जाके पेपर मंगवा लो, मतलब ये घर की चटनी बनाने के लिए टमाटर थोड़ी खरीदने हैं, ये तो शंग्रीला केचप के लिए टमाटर खरीदने हैं। बात समझ आ रही है, शंग्रीला केचप अगर आप कंपनी में चले जाते हो, मिसाल पे आपको 2 टन 3 टन टमाटर चाहिए एक एट अ टाइम, थोड़ी मुझे आपको तो मुझे अगर पेपर अभी चाहिए ना 5 करोड़, तो मुझे अभी नहीं सोचना होगा, मतलब अगर मुझे अगले साल चाहिए मिसाल पे या इस साल चाहिए, तो मुझे पिछले साल के जून जुलाई में सोचना पड़ेगा। सो हमारी इतनी प्लानिंग चाहिए होती है, इतनी प्लानिंग, बट इतनी प्लानिंग हमारे पेपर्स में नहीं है। आखिरी ये सारा ये वो एरिया है जिसको यूं कहा जा सकता है ये कोर F9 है। क्या है ये, मैंने आपको प्रैक्टिकल वर्ड से भी जोड़ दिया, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी मिल गई, स्कोप पता गया यार ये मुझे क्यों काम आएगा, मैं क्यों उसको दिल लगा के पढूं। और मैं बोल रहा हूँ ये ज्यादातर लोग अच्छी तनख्वाहों पे होते हैं, सही है, ये लोग ज्यादातर ये जो फाइनेंस मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं अच्छी तनख्वाह पे, ये लोग इन्वेस्टमेंट्स के साथ डील कर रहे हैं। वो फिल्म देखी थी सिद्धार्थ, स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखी थी, उसमें सिद्धार्थ और वरुण धवन था। सिद्धार्थ मल्होत्रा ज्यादा अमीर था, इन्वेस्टमेंट बैंकर था। क्या था, देख लेना, सीखने को मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट बैंकर अमीर आदमी होता है क्योंकि वो लोगों की इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर रहा है, तो उसको तो इन्वेस्टमेंट, यार उसको इन्वेस्टमेंट टेक्निक नहीं पता होगी, उसको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं पता होगी, तो किसको पता होगी, अमीर बनने के तरीके इसको नहीं पता होंगे तो किसको पता होंगे। क्लियर, लोग उसको पैसा क्यों दे रहे हैं कि तू हमारे पैसे को क्या करके दे, डबल करके दे, बड़ा कर दे, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके दे। फाइनेंशियल निकला कैसे, वर्ड फाइनेंस है। क्लियर। अच्छा इस्लामिक फाइनेंसिंग मैंने बताया कि ये इमर्जिंग स्कोप है। मैं बहुत सारे बच्चों को बोलता हूँ कि अगर पिटा गए, नहीं आ रहा, कोई फील्ड समझ में आ रही, मैं बोलता हूँ भाई इस्लामिक फाइनेंसिंग के सर्टिफिकेट्स कर लो, डिप्लोमास कर लो। इंटरनेशनली भी हाईली पेड वो चल रहा है, और पाकिस्तान में 2040 में जब ये पूरे, देखो ना, अब एक बंदा है इस्लामिक फाइनेंसिंग का जिसका 5-6 साल का इस्लामिक फाइनेंसिंग एक्सपीरियंस है। आज आप डिप्लोमा कर लेते हो, आफ्टर डूइंग कंप्लीटिंग योर ACCA डिप्लोमा कर लेते हो 1-2 साल का, और आप एक इस्लामिक फाइनेंसिंग की बड़ी पोस्ट पे बैठ जाते हो, 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, 2040 में कंपलसरी होने वाला है। मींस देयर इज अ स्कोप, एम्प्लॉयबिलिटी, इसी को तो स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। आप लेबर सप्लाई की बात कर रहे हो ना, कि यार हमारी लेबर तैयार होनी चाहिए 2040 तक। अगर इस्लामिक फाइनेंसिंग की लेबर तैयार है तो लेबर आप किस तरह इस्लामिक फाइनेंसिंग में कन्वर्ट कर पाओगे, क्योंकि बाकी सब तो ट्रेंड है कन्वेंशनल बैंकिंग के लिए, सब सोचते कैसे हैं कन्वेंशनल बैंकिंग के लिए। फिर हमारे पास एक थ्योरी, ये दोनों हमारे पास थ्योरी, ये तीनों एरियाज हमारे पास जो है वो क्या है, थ्योरी है। इकोनॉमिक्स की बात होगी, इकोनॉमिक्स में आप यूं कह सकते हो टैक्स लॉ की थोड़ी बहुत इन्फ्लुएंसेस आ जाते हैं, लेकिन बात होगी इकोनॉमिक्स की। एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का भी चैप्टर पढ़ा जाएगा। ये हमारे पास कंप्लीट कोर्स ऑफ क्या हो गई, F9। अब सब पेपर पैटर्न की बात कर लें। देयर आर 3 सेक्शंस। अच्छा मैं आपको बताऊं, अगर ये वीडियो रिकॉर्ड हुई है और ये सारे चैप्टर्स हैं, मैं बताऊं मैंने आपको पूरे चैप्टर का पूरा गो थ्रू दे दिया है, पूरा एक बात बता दी कि इस चैप्टर में होने क्या वाला है, एक बात बता दी। बस अब सिर्फ क्या करना है, सवाल, कंप्यूटेशन, कॉन्सेप्ट आगे बढ़ना है, कॉन्सेप्ट, सवाल, कंप्यूटेशन आगे बढ़ना है, और थ्योरी एस्पेक्ट्स भी, अच्छा थ्योरी पढ़ेंगे आप लोग की शक्लें बिगड़ जाएंगी। एक बात बताओ, FIA में सबसे बुरा टीचर कौन सा लगता था? FIA में जो FD करते थे उनको जो F1 2 3 देते थे, या FA1 FA2 MA2 MA1 देते, FBT का टीचर। अच्छा उस टीचर का कसूर नहीं है, वो अच्छा तैयार भी होकर आ रहा है, शेव भी करके आ रहा है, अच्छी गाड़ी भी लेकर आ रहा है, अच्छे कपड़े भी पहन कर आ रहा है,
फिर भी वो बदनाम टीचर, बोला यार ये टीचर बहुत बुरा लगता है, उसके हम फेसबुक प्रोफाइल भी लाइक नहीं करते, बोलता है यार इसकी पिक्चर लाइक नहीं करनी। अब उसका कसूर नहीं है, उसका कसूर नहीं है, उसका कसूर क्या है कि उसका सब्जेक्ट कौन सा है, थ्योरी। हमारा बच्चा थ्योरी से भागता है। अच्छा थोड़ा बैकग्राउंड को भी देखना है, आपका बैकग्राउंड क्या था, इंटरमीडिएट, ए लेवल्स, ओ लेवल्स, ए लेवल्स, योर इंटरमीडिएट। मैं खुद इंटरमीडिएट था, मैं खुद एडमिट कर रहा हूं यार, इंटरमीडिएट वाला तो और भी इंग्लिश से भागता है। सही है, मेरा मानना ये है कि हम लोग जो रास्ते, हम लोग स्मार्ट टेक्निक्स, मैं हूं ना इंटरमीडिएट का तो मुझे पता है मैं स्मार्ट टेक्निक्स निकालने में माहिर होऊंगा, लेकिन ए लेवल्स वाले के पास महारत क्या है, अपनी बात को खूबसूरत तरीके से लिखने का। तो वो मैं वो कला भी सिखा दूंगा, आपकी जरा स्मार्ट टेक्निक्स को और निहार देंगे और ऊपर कर देंगे, इसको और पॉलिश कर देंगे। बात हमारी, तो मैं खुद एडमिट करता हूं। अच्छा जब मैंने एडमिट कर लोगे ना तो आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर दोगे, यू विल वर्किंग ऑन योर ओन सेल्फ। लेकिन जब तक आप एडमिट नहीं रहोगे, भ्रम में रहोगे, वहम में रहोगे, धोखे में रहोगे, नहीं मैं तो ये हूं, मैं तो वो, तो फिर कभी भी नहीं होगा। तो आपको कुछ चीजें क्या करनी पड़ेंगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी कि हमें हर मैनुअल सवाल के बाद कंप्यूटर वाला काम करना है। ये टीचर थोड़ा सख्त है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये होमवर्क छोड़ेगा नहीं। बट अगर 2 बच्चे हो तो फिर तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। सही है, होमवर्क पे पाबंदी है, ठीक है। और 2-3 चीजें। अच्छा अब आते हैं सेक्शंस पे। 15 MCQ 2 मार्क्स 30। सेक्शन बी 3 OTQs। यार ये OTQs कुछ नहीं है, अब तो इतने पेपर दे दिए, आपको आइडिया हो गया होगा। एक केस स्टडी देते हैं, हर केस स्टडी में कितने सवाल होते हैं, 5 MCQs के लो या ऑब्जेक्टिव स्टाइल क्वेश्चन, OTQs होते हैं, ऑब्जेक्टिव स्टाइल क्वेश्चन। हर OTQ कितने का है, 10 मार्क्स का 30 हो गए। सी चैप्टर जो सेक्शन सी उसमें 2 CRQ मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, 20 मार्क्स 40 हो गए, ठीक है, 100 मार्क्स हो गए। अब गौर से सुना, देयर इज अ गुड न्यूज, और मैं नहीं कह रहा सीआर को बताओ कौन से चैप्टर है। देयर इज अ गुड न्यूज, ये मैं नहीं कह रहा, ICC का डॉक्यूमेंट कह रहा है। आपको वो डॉक्यूमेंट भी दिखा दूंगा, क्योंकि मैं कहता हूं अपनी आंखों से जरूर देखो। वो क्या कह रहा है, सेक्शन सी में 3 ही या 2 सेक्शन ही आपके पास क्या होते हैं, डील होते हैं। एक सबसे पहली बात कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। अच्छा थोड़ा बहुत देखो वर्किंग कैपिटल चिपक के आ ही जाता है, क्योंकि विदाउट डिस्काउंट फैक्टर तो छूट ही नहीं सकता ना, विदाउट डिस्काउंट फैक्टर। दूसरा आपके पास क्या है, बिजनेस वैल्यूएशन। दूसरा आपके पास क्या है, बिजनेस वैल्यूएशन। जो अभी लेटेस्ट कोर्स आउटलाइन है, अच्छा बीच में चेंज भी होता है तो मैंने लेटेस्ट कोर्स आउटलाइन है, उसमें क्या होता है, सेक्शन सी में आपके पास इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, मतलब एक एनपीवी का तो सवाल आना ही। एनपीवी नहीं कह रहा, सीआईए कह रहा हूं, क्योंकि सीआईए का मतलब हो गया एनपीवी, आईआरआर, पेबैक, रोज एंड डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स, डिफरेंट क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स और डिफरेंट चीजें भी उसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो सेक्शन सी के अंदर ये हो गया। अच्छा सेक्शन बी में भी एक वक्त के बाद मैं आपको पैटर्न नोट करके बता दूंगा, ये मेरी पैटर्न नोटिसिंग होगी कि एक हमारे पास ये आ जाएगा कि इसमें भी कुछ सर्टेन एरियाज ही क्या होते हैं, एग्जामिन होते हैं, सर्टेन एरियाज ही क्या होते हैं हमारे पास, एग्जामिन। सर अब आगे किस तरीके से काम करेंगे, क्या चलेगा, देखो हर टॉपिक की सबसे पहले हम क्या लिया करेंगे, एक मैं कहूँगा ये क्लास तो मिस ही नहीं करनी है, क्योंकि इसके अंदर तो मैं मेजॉरिटी बातें कर जाता हूँ या नोट्स बना देता हूँ, विच इज कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास। जो कॉन्सेप्ट बिल्ड किया उसके कुछ क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसके कुछ क्या करेंगे, किट क्वेश्चन। मेरी पूरी कोशिश है कि हमारी मेजॉरिटी कौन सी किट कवर हुई हो, बीपीपी एंड कैपलान। सो दोनों कैसे कवर करवा लेंगे, बेटा उठा के देख लेना, 50% क्वेश्चन तो सेम है, 50% क्वेश्चंस तो क्या है, सेम। अच्छा जब जैसे ही आप किट करते हो तो यूं कह लो 50% ऑफ आपके पास पेपर्स हो जाते हैं, 50% ऑफ क्या हो जाते हैं, पास पेपर। फिर हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, बाकी एग्जाम पास पेपर्स करेंगे, क्या करेंगे, एग्जाम पास पेपर्स। अब और सर अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है, मेरी कोशिश है, देखो बच्चे को आप बाहर घूम लो, मार्केट घूम लो, यार F9 कैसा हो, बहुत अच्छा यार, अच्छा हो गया, पास हो जाऊंगा, ये वो क्या हुआ, यार थ्योरी बहुत आई थी यार, थ्योरी अब कैसे समझाऊं। एक बात, आप लोग सब दोनों को ड्राइविंग आती, ड्राइविंग करके देखना, समझाऊं कैसे इस बात को, किस तरह की इन दिलाओं में 2-3 दलीलें दे सकता हूँ। ड्राइविंग एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो नजर आता है, बता। अच्छा एक बात बता दो, खाना तो बनाया होगा ना, खाना बनाया ना, ठीक है, मैं नहीं बनाया, मुझे आइडिया। अब सुनो, पहले ड्राइविंग सुनो। जब आप नॉर्मली ड्राइव करते हैं आपको नॉर्मल निकल जाता है रास्ता, नॉर्मल। लेकिन जब आप जल्दी में होते हो उस वक्त आपको फील होता है कि वो रास्ते पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आया हुआ, हालांकि वो नॉर्मल होता है, ऐसा होता है ना। आइए दूसरा, अब देखें ये फील है, इसी तरह दूसरी तरफ आ जाते हैं। खाना बनाना है, खाने में सबसे ज्यादा मौत वाला पता है काम क्या होता है, सब्जी काटना। अच्छा किसी वो इंस्टाग्राम की देखो तो उस पर तो यूं करती है, कट जाती है ऐसा ही है। इन एक्चुअली बताऊं, चूंकि वो हमें वो बुरा, अच्छा आप कभी शेफ को देखना, शेफ को सबसे ज्यादा पसंदीदा पता है काम कौन सा लगता है, सब्जी काटना, क्योंकि उसको क्रिएटिविटी से काटता है, उसको स्पीड से, कंपटीशन होते हैं कितनी स्पीड से कौन कैरेट काट लेता है, कितनी सब चीजों को देख लेता है, वो बात समझ, इसके कॉम्पिटिशन होते हैं। मैंने अगेन आपसे कहा वो एक बहुत मौत वाला काम लग रहा था, इसके बाद तो कुछ करना तो ये सब चीजों को इंटरमिंगल करना है, फारिग हो जाता है मामला। बात समझ नहीं आ रही है, वो बहुत ईजी होता है कुकिंग करना। नॉर्मली क्या होता है कि भाई कटिंग करना बहुत मुश्किल, या आप उस बंदे को देखना जिसका रूटीन, आप कभी रेस्टोरेंट्स में ले आओ, किसी प्याज वाले के पास ले आओ, किसी आलू, जो रोजाना की क्या काटता हो 3-4 किलो, वो ऐसे ही करके
सुन हो चुका है वो, बात समझ में आ रही है? उसके लिए बात, तो मेरी बात मुश्किल नहीं है, आप समझो। पता है मुझे ऐसा लगता है, चलो एडमिट कर लेते हैं 50% पेपर थ्योरी आया, 50%, काश ACCA ये ऑप्शन कर देना कि हर बच्चे का पेपर निकाल के दे दे, तो फिर तो ऐसी स्क्रूटनी करूंगा ना बच्चे की, ऐसे मैं बच्चे को बताऊंगा बेटा तूने कहां कहां गलती की। मुझे लगता है गलतियां क्यों होती हैं, बच्चा पेपर फेल क्यों करता है। सबसे पहली बात तो छोटी छोटी मिस्टेक्स, छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स, जैसे डिवाइड बाय 12 करना था, मल्टीप्लाई बाय 9 करना था, प्रोरेशन भूल गया। अगर कोई रेट एनुअल है तो उसको प्रोरेट करना होगा, वो भूल गया। डेज गलत दे लिए, कोई पर्टिकुलर वेरिएबल मल्टीप्लाई करना भूल गया, या वो डेटा डील कर रहा था, एनुअल डेटा डील कर रहा था, मंथली समझ के इसको पूरा सॉल्व कर डाला, पर यूनिट डेटा था, टोटल डेटा था, ये देखा नहीं। मैं कहता हूँ स्ली मिस्टेक्स की वजह से। आप एक बात चेक करो ना, मेरे जमाने में बहुत अच्छा था, F9 बहुत अच्छा था। बताऊँ क्या होता था, कोई सवाल आ गया, लाइक मिसाल पे वैक कैलकुलेट कर दो। वैक कैलकुलेट होता है 20 स्टेप्स में, मिसाल के तौर पे कितने स्टेप्स में कैलकुलेट होता है? अब मैं पूरा पेपर पे करके दिखाता था, पूरा करके दिखाता था। एग्जामिनर ये करता था कि अगर मेरे 20 स्टेप्स में से 3 स्टेप्स गलत है तो 17 स्टेप्स के क्या दे देता था वो मुझे, मार्क्स। अब आपको सब पता है नुकसान क्या हो गया, अब आपके पास वैक का MCQ आ रहा है, आपको डायरेक्ट डालना ही क्या है, फाइनल आंसर। अगर एक भी स्टेप में गलती कर दी तो आंसर क्या हो गया, गलत। तो क्या आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता था, आपको वैक कैलकुलेट नहीं करना आता था? आपको वैक कैलकुलेट करना आता है, बट एक स्टेप में आपने क्या कर दी दोस्त, गलती कर दी। बात समझ आ रही है? तो अब यहां पर मैं कहता हूं इस वजह से गलती होती है। दूसरा, बच्चे की इंग्लिश बहुत कमजोर है, जुमला कहना कुछ चाह रहा होता है, समझता कुछ है, या कभी कभी तो मैं लिटरली बता रहा हूं आपके साथ ऐसा ACC में होगा, पेपर में पढ़ लोगे, सिर्फ आवाजें निकाल लोगे, समझ भी नहीं आ रहा होगा जुमले में क्या है। अच्छा, वही पेपर में आपको अगर एग्जाम एनवायरमेंट से निकाल दूं ना, आपको बैल्कनी में बिठा दूं, ठंडी हवा चल रही है, पहाड़ है, बर्फ गिर रही है, चाय कॉफी रखी हुई है, और बोलो ये लो पेपर पढ़ो, आप पढ़ोगे, बोलोगे बहुत आसान पेपर है। उसकी मिसाल दूं, जब हम 5 पेपर्स करेंगे, अब ये पेपर आया था ACC में ये, और हालांकि उस जमाने के बच्चों के पास लो, उनकी उस जमाने में पता क्या निकली थी, चीखें। क्या निकली थी? मैं अगेन बताना चाह रहा हूं, जिस चीज से डर लगता है ना वो ज्यादा बड़ी बड़ी होकर नजर आती है, और जिस चीज से डर नहीं लगता वो क्या नजर आती है, छोटी छोटी। मुझे ऐसा लगता है पेपर बैलेंस्ड आता है, क्योंकि हमारा डर थ्योरी होता है ना, खासतौर पे इंटरमीडिएट स्टूडेंट का डर क्या होता है, ये मैं एग्री करूंगा कि उसका डर होता है थ्योरी, यार पेपर में थ्योरी ज्यादा आई थी। हालांकि पता है हुआ क्या होता है, 4 मिसाल के तौर पे 3 न्यूमेरिकल थे, 1 थ्योरी था। न्यूमेरिकल 2 मिनट में फारिग हो गए, थ्योरी पे 10 मिनट लगाए, तो उसको लग रहा है थ्योरी क्या आई, ज्यादा आई। आप ये देख लेना, ये ह्यूमन, अच्छा सबने पेपर दिया हुआ है, सबको पता है पेपर में बैठ के क्या हालात होते, तो अब एडमिट करो चीजों को। जब एडमिट करोगे ना, दिमाग अलग तरीके से सोचना करता है, दिमाग स्ट्रैटेजीज निकालता है। दिमाग क्या निकालता है? स्ट्रैटेजीज। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, मैं कहता हूं थ्योरी पेपर, फिर थ्योरी का जो सवाल है ना वो ज्यादा मार्क्स देने के लायक है। मैंने अभी बताया न्यूमेरिकल पे इतनी मेहनत करी, इतने सवाल करके गए, एक स्टेप गलत कर दो, सिर्फ एक स्टेप गलत कर दो, MCQ भी गलत हो गया। अब स्टेप्स वाला एरिया कौन सा बचा है, वो ये वाला, जिसमें अगर आप एक्सेल पे तमीज से काम करते हो तो जितना आपने काम किया उसके भी क्या मिलते हैं, भले आंसर गलत ले आओ, आंसर गलत निकाल देना 20, ये सेक्शन C में। मतलब मैं कहता हूं अगर ये 40 मार्क्स है, मैं बहुत सर्टेन काम करता था। मैंने अपने F7 में 70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया था, 30 मार्क्स का पेपर छोड़ दिया था। मैं जरा जिद्दी आदमी हूं, किसी चीज के साथ अगर जैसे अभी हम कभी किसी टॉपिक को समझाने में अटक गए ना, अब जब तक मैं क्या कहते हैं शजील या आपके दिमाग में नहीं डाल दूंगा वो बात, मैं आगे नहीं बढ़ने वाला। बस मैं जिद है, मेरी जिद है। तो इसी तरह मेरे साथ डेप्रिसिएशन का एक सवाल आ गया, या कुछ अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल आता है, अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल आखिर में जाके 0 हो जाता है, फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन का जो स्केड्यूल है आखिर में जाके क्या होता है, 0। मेरा 0 हो नहीं रहा था। हालांकि आपको पता है फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन का जो सवाल आता है उसमें से 2 साल का काम करना होता है, 0 करने की जरूरत, अब आदत है 0 करना है, मैं 0 करने में लगा रहा हूं। उसमें मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया कि 30 मार्क्स का पेपर क्या हो गया मेरा, लूज। लेकिन जो 70 मार्क्स का करके आया था ना, 100% फॉर श्योर कंफर्म्ड। पता है कितने मार्क्स आए थे, 67, 3 मार्क्स कटे। अब इतना भी मतलब कोई पर थोड़ी लगे, वैसी कोई कहानी थोड़ी सुनाऊंगा जो रियलिटी ना लगे, लेकिन 3 मार्क्स कटे, 3 मार्क्स कटे। मैं आपसे कह रहा हूं भाई, मेरे जैसा तो आप बच्चे नहीं हो सकते, या मैं, सबके अपने अपनी स्मार्टनेस क्या है, लेवल है, मैं सबको हैदर नहीं समझ सकता। तो मैं कहता हूं कि चलो आप इतना कर लो कि आपके कितने आ जाएं, 30 मार्क्स आ जाए। कितने आ जाए, 30 आ गए, 20। लेकिन मैं बताऊं, अब यार दौर बदल रहा है, अब हमें 50 के लिए नहीं, अब हमें किसके लिए लड़ना है। मैं कह रहा हूं मेरा टारगेट है मार्च अटैम्प्ट में आप भी 100 लाओगे, मार्च अटैम्प्ट में आप भी 100 लाओगे। 100 का सोचेंगे तो 80 आएंगे ना, 90 आएंगे। हम सोचते ही 50 से नीचे से सोचते हैं, हमें ऊपर से सोचना है। ठीक है, तो मैं पूरी 100 की तैयारी कराऊंगा, आप भी आज ही नियत मान लो कि हमें 100 लाने, ये पेपर हमारा बेहतरीन होना चाहिए। सर क्या मार्क्स मैटर करते हैं? अभी रिसेंटली क्या कहते हैं चिट चैट हुई थी ना, तो उसमें एक बंदा आया था,
बिग 4 का बंदा आया था, उसने खुद बोला कि भाई बिग 4 फर्म्स एक स्कोर कार्ड बनाती हैं, उसके अंदर ये मार्क्स डालती हैं, फिर आपका एक स्कोर कैलकुलेट होता है। अगर आप उस स्कोर कट ऑफ से ऊपर आता है तो आप अपॉइंट हो जाते हो। अब क्या हो गया भाई, मार्क्स की वजह से कट ऑफ से नीचे रह गया। ब्रांड की बात कर रहा हूं, अगर आपको बिग 4 में जाना है, ठीक है, अगर इसी तरह आप ओबीयू कर रहे हो तो ओबीयू के अंदर तो एफ सीरीज के सारे मार्क्स आते हैं, क्योंकि ओबीयू का ग्रेड ही किससे डिसाइड होता है, आपके मार्क्स से। क्लियर हो गया? तो मार्क्स मैटर करते हैं और हम 100 के लिए तैयारी करेंगे। हम किसके लिए? इसके तरीका क्या है? कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की क्लास हो रही है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं अपने खुद के बना के दूंगा। ये पेपर वाले दिन में ये वाले नहीं करने, पेपर वाले दिन में हम किसकी प्रैक्टिस करेंगे? किड्स की, बीपीपी, कैप्लान की, एग्जाम पेपर्स की करेंगे। बुक कवर करेंगे, बुक की थ्योरी प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल एरियाज को पूरा समझा जाएगा। आपको एट द एंड ऑफ द डे जो भी पेपर की वो असिस्टेंस दी जाएगी। दूसरा, मेरी एक आदत है, सीएमए भी काफी दफा मैं कर चुका हूँ। सीएमए का पेपर होता है, सीएमए 1, सीएमए 2 बहुत मुश्किल होता है, FAR 1, FA 2 बहुत सारे बच्चों के रुकते हैं। मुश्किल नहीं है, वहां पे फेलिंग रेशियो ज्यादा है, क्योंकि सप्लाई उनको मेंटेन करनी है। किसको मेंटेन करना है? तो वहां पे ज्यादा है, तो मैं वहां पे पढ़ाता हूँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि 1 महीना पेपर वहां पहले खत्म कर दूं, यहां नहीं हो सकता। तो अब हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हमारी कौन सी अटेम्प्ट लगेगी, मार्च। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पेपर कब खत्म हो जाए, कोर्स कितने दिन में खत्म हो जाए, 20 अप्रैल। यार सबको पता है 1 मार्च से समझो पेपर वाली वाइब आने लगती है। ऐसे ही मुझे पता है पेपर स्टार्ट होते हैं 4 मार्च से, मुझे पता है, लेकिन 1 मार्च से पेपर वाली क्या आने लगती है, वाइब आने लगती है। तो मैंने आपको कितने दे दिए, 10 डेज दे दिए। 10 डेज में आप सारा काम करो, तकरीबन सभी हुआ होगा। आपको तो सिर्फ क्या करना होगा, रिवाइज करना है। शर्त क्या है? अच्छा फिर कह रहा हूं, ये जो टीचर आपके सामने खड़ा है 2 साल में फर्स्ट अटेम्प्ट में ECC कंप्लीट हुआ, मींस ही हैड अ स्ट्रेटजी इन हिज ब्रेन कि किस तरीके से पहले अटेम्प्ट में पेपर करना है। मैं आपको बताऊं, मैंने अपने ECC में, इतनी बड़ी बात कर रहा हूं, मैंने कभी बुक उठा के नहीं देखी। सर व्हाट इज योर कामयाबी का राज? 3 चीजें करता था मैं। 3R स्ट्रेटेजी, मेरी क्या स्ट्रेटेजी है कामयाबी की? हर जगह पे ये स्ट्रेटेजी बहुत काम रहती है, तो मैंने इसका नाम ही क्या रख दिया है, 3R स्ट्रेटेजी। नंबर 1, सबसे पहला असूल, आपने हर क्लास लेनी है, क्योंकि क्लास में 80% कोर्स कौन पढ़ा देता है? टीचर की सारी बातें एक एक करके सुनो ना, तो कौन पढ़ा देता है? टीचर, रेगुलर। अच्छा याद सुन तो ली, क्लास ले ली, आज जैसे क्लास ले रहे हो तो नहीं नजर आ रहा, मुझे चाहिए F9 का डेडिकेटेड मोटा वाला रजिस्टर, 200 पेज का जो आता है ना, अलग से मुझे क्या चाहिए, F9 का रजिस्टर चाहिए। दूसरा क्या है, प्रॉपर रजिस्टर मेंटेनेंस। प्रॉपर रजिस्टर मेंटेनेंस का क्राइटेरिया भी बता दें बेटा, जो बोर्ड पे लिख दिया वो तो कॉपी करना ही करना है, और अगर आपने कुछ सुना एक्स्ट्रा, कोई बात आती तो आपने वो क्या कर ली, वो भी लिख ली, ठीक है। तीसरा बोला अभी रजिस्टर का 4 डालना, नहीं, शुरू के दिनों में तो बहुत अयाशी है, शुरू के दिनों में तो क्या है, बहुत अयाशी, लेकिन जैसी 2 हफ्ते 3 हफ्ते गुजरते हैं, फिर बेटा हर रोज बैठ के रजिस्टर को क्या करना है, रिवाइज। आप रिवाइज करो, ये 3R स्ट्रेटेजी। अच्छा देखो कैसी है, ये नहीं होगी ना, रेगुलर नहीं है तो रजिस्टर नहीं बना होगा प्रॉपर, जब प्रॉपर रजिस्टर नहीं होगा तो डिसकॉन्फिडेंस आ जाएगा, जब डिसकॉन्फिडेंस आ जाएगा तो रिवीजन करने का दिल भी नहीं चाहेगा। क्लियर? सही है। मैं आपको अपडेटेड बीपीपी और कैप्लान की किट्स भी सॉफ्ट कॉपी शेयर कर दूंगा, मेरे पास जो भी होगा मैं आपको मटेरियल शेयर कर देता हूँ। आपने कहीं से होगा मटेरियल पढ़ा, बोलते सर ये मटेरियल भी पढ़ा दो, वो भी पढ़ा दूंगा, बट मैं अपना एक कोर्स पहले कंप्लीट करूंगा, फिर जो भी आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लवाजमात होंगे वो भी करा दूंगा। तीसरी चौथी चीज जो हमारे पास बहुत अच्छा लिमिटेड रखो, मैंने बोला ना कैसे करता था मैं, ज्यादा पढ़ना भी सेहत के लिए हानिकारक है। मसले कि आप बहुत ज्यादा डेटा ले जाते हो ना, आप सवाल पढ़ते हो, आप क्या करते हो, अभी इससे तो नहीं हुआ, चलो इससे तो नहीं हुआ, आप उस सवाल में नहीं रहते, उस कॉन्सेप्ट में नहीं रहते। तो ज्यादा पढ़ना भी सेहत के लिए हानिकारक, कम पढ़ना तो बिल्कुल ही हानिकारक है। मैं कहता हूं बैलेंस्ड पढ़ो, इतना पढ़ो कि कोर्स क्या हो चुका है, कंज्यूम हो चुका है, समझ में आ चुका है, मुझे किस तरह से पेपर में क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। तो अगेन दोबारा से बता रहा हूं, एक छोटी सी बात यहां पे रह गई थी कि एक और चीज है आपके पास, स्टडी हब। स्टडी हब के भी सवालात करेंगे, स्टडी हब के भी क्वेश्चंस करेंगे, और जो पास पेपर एग्जाम्स वहां पे अवेलेबल है वो भी प्रैक्टिस करेंगे। अब सर इतना सब कैसे होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी हमारे पास आज कौन सी दिसंबर हो चुकी है, 13 दिसंबर, तो दिसंबर का आधा महीना है। फिर इसके बाद आपके पास कौन सा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, ओ सॉरी मैंने अप्रैल लिख दिया था यहाँ पे, 25 है, क्या है, सॉरी माय मिस्टेक। अच्छा महीने में मेरा थोड़ा मसला, आपने महीने संभालने मेरे, टेक्स्ट में भी मैं बच्चों को तो महीने तुम ही ने गिनने हैं, ये आज पहली क्लास में बता दिया है, और कैलकुलेटर की जिम्मेदारी तुमने लेनी है। किसकी जिम्मेदारी, कैलकुलेटर की। तो अच्छा तो अगर देखा जाए तो अल्टीमेटली हमारे पास 2.5 मंथ्स है। 2.5 मंथ्स का मतलब हो गया कि हमें कम से कम हफ्ते में कितनी क्लासेस चाहिए, 4 क्लासेस, ज्यादा आवर्स लगाए जाएंगे, 120 आवर्स, 120 या 180 आवर्स तो पूरे इन्वेस्ट किए जाएंगे आपके अंदर, डिटेल के अंदर। तो हम लोग क्या करें, 4 क्लासेस तो कम से कम रखें। कोई मसरूफियात जिंदगी में, कोई साथ में एक पेपर, कौन सा ले रहे हो, F8 यहीं से ले रहे हो। मैं कहाँ साजिद भाई से टकरा सकता हूँ, मैं कहाँ साजिद भाई से टकरा सकता हूँ जी,
F6 यहीं से सर रमीज से। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके क्या ना हो क्लैशेस। अच्छा मेरी बात सुनो ना, आप दोनों में से कोई एक हट गया तो मेरा तो कोई बैच ही नहीं ना। वो अलग बात है कि कल तक कितने बच्चे हो जाए, परसों तक कितने बच्चे हो जाए, मुझे पता नहीं है। हम एक काम कर लेते हैं, कुछ अभी टाइम टेबल मिला है सर रमीज का, सर साजिद का? कल सर रमीज की पहली क्लास है और सर साजिद की वो ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन तो मैनेज हो जाता है ना, वो तो रिकॉर्डेड है मेरे हिसाब से, मेरा से रिकॉर्डेड है वो। एक दफा कंफर्म कर लो आज ही। अगर किसी भी सूरत भाई होता है कि मैनेजमेंट की तरफ से डिले आ रहा है 284563, आपने मुझे व्हाट्सएप कर दिया, मैं आपको खुद टाइम टेबल और कम्युनिकेट कर दिया करूंगा एक साथ, ठीक है? डन हो गया। अच्छा अभी यहाँ से कभी कोई पेपर पढ़ा पहले केएनएस से? कोई भी नहीं पढ़ा, फर्स्ट टाइम केएनएस से कोई पेपर पढ़ लो इंशाल्लाह। हाँ लाहौर से आए हो, ठीक। अच्छा मैं तुम्हें क्या बताता हूँ, तुम्हारे इस नीचे की और अचीवमेंट बता देता हूँ। एक जमाने पहले ना खलनायक पेपर हुआ करता था एसीसी का, खलनायक तरीन पेपर, उसका नाम था बिजनेस एनालिसिस P3, और आज उस पेपर का नाम हो गया स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडरशिप SBL, ठीक है? तो P3 होता था बिजनेस एनालिसिस। उस पेपर में मेरे पास टॉप है, मतलब उस पेपर में अगर टॉप आ सकता है, ठीक है? अच्छा वो बच्चा भी थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी। देखो टॉप में एक बात, टॉप आना, पास होना, ज्यादा मार्क्स लेना, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं होता, किसी टीचर का हाथ नहीं होता। सारी क्रेडेंशियल, ये सारी मैं कहूंगा मेहनत किसकी है? अगर ऐसा है तो पूरी क्लास टॉप मारे ना, पूरी क्लास 100 लेकर आए, असल होती है बच्चे की मेहनत। बच्चे ने कितनी मेहनत करी, बच्चे ने कितना एफर्ट डाला, बच्चे ने कितनी वो की। टीचर अपने तौर पे सब कुछ कवर करा देगा, भाई बच्चा पेपर ही नहीं लिख कर आया पूरा, बहुत अच्छा पढ़ा है, लिख के ही ना, फिर क्या करोगे? उस दिन सर में दर्द हो गया, माइग्रेन हो गया, तबियत खराब हो गई है, बात समझ में आ रही है? कुछ भी हो सकता है, रास्ते में आते आते मिस हैप हो गया, तो वो मिस हैप की वजह से थोड़ा सा मैं साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो गया, बात समझ में आ रही है? तो मैं अपना आपको क्या दे दूंगा, बेस्ट, दिस इज माई नंबर। थोड़ा सा स्टार्ट कर सकते हैं चैप्टर नंबर 1, थोड़ा सा यहाँ से टाइम है ना? और टाइम तो बहुत है, आइए चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इसकी तस्वीर ले लीजिए ताकि हम नेक्स्ट क्लास में इसको फिर क्या कहना है, आप कॉपी डाउन। सर कॉपी डाउन क्या कर लें? मैं कहूंगा कम से कम तो क्या कॉपी डाउन कर लो, कोर्स आउटलाइन, ताकि रोजाना देख देख के याद आए, पेपर पैटर्न को नोट डाउन कर लो। ये जो मैंने आपको बताया ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की छोटी सी बात, इसको लिख लेना तो आपको बातें याद आ जाएंगी कि क्लास में डिस्कस क्या हुआ है। अच्छा नेक्स्ट टाइम से कोशिश करेंगे, मैं वैसे टाइम की बहुत पाबंदी करता हूँ वाकई में, मैं 3 बजे डॉट यहाँ पे आ चुका था, तो मैं वाकई आ गया था 3 बजे। तो हम लोग एक कोशिश करेंगे कि टाइम की क्या करें, पाबंदी, क्योंकि हमें टाइम बचाना है। अगर ये सब करना है, सीधी बात है, ये एक ओवर कमिटेड क्या है प्लान है। मान लो ये ओवर कमिटेड क्या है, एक सच बात हकीकत कहूंगा, ये ओवर बहुत ज्यादा क्या होगा भाई, 80% बुक कवर्ड है, 2 सवाल 3 सवाल आपके ऊपर छोड़े हुए, असूलन आपको करने चाहिए। मेरे सवाल करने से कोई फायदा होने वाला, मैं तो सब करा दूंगा। मेरा F9 हुआ है, मेरा बैंक अकाउंट मेंटेन्ड है। मुझे कुछ सवाल जो आपको खुद क्या करने हैं, रिपीटेशन वाले जो सवाल होंगे मैं आपको दे दूंगा, आपने ट्राई करने, चेक करूंगा क्या किया आपने, ठीक है? तो ये हो गया। तो एक ओवर कमिटेड प्लान है, लेकिन ये नहीं कह रहा कि प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल हो सकता है आप दोनों के कॉर्पोरेशन से। किससे हो सकता है? आप दोनों के कॉर्पोरेशन से। नेक्स्ट क्लास कब रखने का इरादा है? फ्राइडे को रखूं, क्योंकि थर्सडे को तो आपकी सर रमीज की क्लास है 3 से 6, ठीक है? टाइमिंग्स का क्या इशू? टाइमिंग्स किसी भी टाइम पे आ जाओगे, क्योंकि मैं तो सुबह फ्री हो जाता हूँ अराउंड। अभी आजकल थोड़ा प्रॉब्लम चला है, आजकल ये है कि भांजा उसको लेना छोड़ना करना पड़ता है स्कूल से, क्योंकि आजकल सिस्टर की तबीयत खराब है। तो वो नोट माइट बी पॉसिबल कमिंग मंडे तक फ्री हो जाएगा, ठीक है? तो उसके बाद मैं फ्री हो जाता हूँ, तो ऐसा मतलब क्लासेस से फ्री हो जाता हूँ 11:30-12 बजे तक फ्री हो जाता हूँ। तो 12 ऑनवर्ड्स मैं फ्री हूँ, मतलब 12 ऑनवर्ड के बाद मेरे पास एक गैप है, आप लोग का स्लॉट रखने के बाद मैं आगे कुछ और रख लूँगा। तो आप लोग जब बोलो, या 3 से ऑनवर्ड वाली क्लास रखनी है, क्या चाहते हो? अर्ली हो जाए, आप क्या चाहते हो? भाई कुछ तो इनपुट दे, यहाँ डेमोक्रेसी है। डिक्टेटर दानाशाह मैं बनूंगा बाद में लेकिन अभी डेमो कितना 12 बजे रखा है, ये तो आराम है, कराची में आराम से उठते हैं, तो 12 बजे से नहीं है। तो देख लेते हैं, अगर मैं कहता हूँ, मैं इजी कर देता हूँ, अगर सर रमीज की क्लास है तो 12 से 3 रख लेते हैं, ठीक है? 12 से 3 या 1 से 2, ताकि 2 घंटे की क्लास हो जाए। और जिस दिन सर रमीज की क्लास नहीं है उस दिन 3 से 6, डन फॉर्मूला, डन। थर्सडे को है, कल क्लास नहीं रखते, कल आप अपनी क्लास ले लो रमीज साहब की F6 टैक्सेशन की। अच्छा सॉरी सरकार आपकी। फिर इसकी तरफ आ जाए, नेक्स्ट किसकी बात कर लेते हैं, क्या बात कर रहा था मैं? हाँ नेक्स्ट क्लास रख लेते हैं, फ्राइडे को रख लें, सैटरडे को रख लें, व्हाट डू यू कॉल? सैटरडे को रख लें, सैटरडे को रख लें, फ्राइडे को आना है, फ्राइडे को आ जाओ। सैटरडे भी ठीक है, आ जाए।
अच्छा देखो ये टाइम टेबल यहाँ से ऊपर नीचे होगा, मैं तो देखो वैसे मैं थोड़ा बता दूं, मैं अपना पर्सनैलिटी स्टाइल बता दूं, मैं पंक्चुअल आदमी हूँ, मैं सर्टेन आदमी हूँ, सही है, सर्टेन और मैन ऑफ वर्ड्स हूँ, समझ में आ रही, मैन ऑफ वर्ड्स हूँ। अभी जो फ्लक्चुएशन ऑफ टाइम टेबल और सब कुछ है इस तरफ से होगा, मतलब बाकी टीचर्स की वजह से होगा, मेरी तरफ से नहीं होगा, ठीक है। तो आप फ्राइडे बोलो सैटरडे को मुलाकात करनी है, जब आप बोलो उस दिन मुलाकात कर लेते हैं, सैटरडे कर लें, चलो सैटरडे कर लेते। एक काम करते हैं, मैं मैसेज कर दूंगा, मैसेज आ जाएगा, लेकिन हम लोग ने अच्छा फ्राइडे करोगा तो पीछे बैकवर्ड तो नहीं जाओगे ना, आओगे ना बस के साथ। अच्छा नेक्स्ट करते हैं, बात स्टार्ट करते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, चैप्टर नंबर 1। सर क्या है ये भला, नहीं समझ में आया आज तक। मैंने बोला सबसे पहले पता है किस बात को समझो, इस बात को समझो, इन्वेस्टमेंट। आजकल ये बच्चों को ही पता ही नहीं इन्वेस्टमेंट क्या, तो बहुत सारे फ्रॉड्स का भी क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। मैं अक्सर बच्चे आते हैं सर हमें फेसबुक पे एक लिंक मिला, उससे हमने चैट करी, उसने एक लिंक भेजा, फिर हमारा एक अकाउंट बन गया, उसने हमसे कुछ 25,000 रुपये लिए, और ज़्यादातर पैरामिड और नेटवर्क मार्केटिंग वाले होते हैं। अब हमसे 25 लिए, अब हमसे कह रहे हैं कि तुम ऐसे 2 और ढूंढो जिनसे तुम 25 लो, तो सर हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई है, सर आप भी इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको क्या मिले, रिटर्न। तो मैंने बोला तुम उसको पढ़ा रहे हो जिसने क्या पढ़ी हुई है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट सिंपली ये कि यू हैव एम्प्लॉयड समथिंग, सम कैपिटल, और वो आपको फॉर अ टाइम बीइंग बाद जब आपका कैपिटल रोटेट होता है तो आपके पास कुछ क्या आ जाता है, पैसा। तो इन्वेस्टमेंट्स जो हैं नॉर्मली हमारे पास 2 तरह की होती हैं। एक आपके पास कौन सी बेटा, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म से मतलब है कि इनकी जो कहानी है, इनके जो मामलात हैं वो 12 महीने से क्या है, कम है। 12 महीने से क्या है, लेस देन 12 मंथ में मामला क्या हो जाएगा, खत्म। दूसरी हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कौन सी हैं बेटा, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में जो है ना उनका टाइम पीरियड, उनकी लाइफ, उनकी साइकिल, ये जो एक्स लिख रहा हूं ये क्या है, लाइफ, ये जो एक्स लिख रहा हूं ये क्या है, लाइफ। इनकी जो लाइफ है 12 महीने से ज्यादा है। सर लेट्स डिस्कस सम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। पहले थोड़ी कुछ क्या डिस्कस कर लेते हैं, शॉर्ट टर्म। कोई आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में या यहां पता हो, एक बताऊं, छोटी सी है, ट्रेडिंग कर लो, क्या कर लो, अब ट्रेडिंग ऑफ क्या कर लो, शेयर्स, क्रिप्टो, फॉरेक्स। अगर आप किस नियत से चल रहे हो, ट्रेडिंग की नजर से चलो, किसकी, शेयर्स, क्रिप्टो, फॉरेक्स एक्सेट्रा। क्या हुआ भाई, शेयर्स खरीदे 7 रुपए में 9 रुपए में बेच दिए, ठीक है। क्रिप्टो आपने कोई भी कॉइन खरीदा कितने भी डॉलर्स में, उसको फर्दर जब मीट होता आपने उस पर बेच दिया, ये आपके पास शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होगी। और बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट तो बच्चों में बचपन में मैंने सीखी थी, बहुत बचपन में, एक और प्राइस बॉन्ड। पाकिस्तान में एक चीज होती है वो क्या है, प्राइस बॉन्ड। क्या होता है भाई, आपने पैसा लगाया, मतलब मैंने 1-2 लाख रुपए थे, उससे सारे प्राइस बॉन्ड की सीरीज खरीद ली। 3 महीने में हर दफा लिस्ट आती है, 3 महीने में मुझे पता लगा रिटर्न आया या नहीं आया। फिर दोबारा अगर मुझे कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करूं, या मैं पैसा क्या कर लूं, इजेक्ट आउट। लेकिन प्राइस बॉन्ड इज कम, क्या कहते हैं, कंप्लीटली इक्विवेलेंट टू कैश। प्राइस बॉन्ड रख लो जेब में या क्या रख लो, कैश रख लो, बात एक ही हो गई। दूसरे आपके पास तीसरी डिपॉजिट्स अकाउंट, आपके पास कुछ है डिपॉजिट अकाउंट्स है, इंटरेस्ट बेरिंग अकाउंट्स है, वहां पे पैसा रख लिया, फ्लक्चुएटिंग पैसा रख लिया, पैसा रखा इंटरेस्ट आया निकाल लिया, पैसा रखा इंटरेस्ट आया और आपने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। ये वाली बात समझ आ गई। और कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बताओ, अटेंडेंस कर ली थी आप दोनों ने, अटेंडेंस प्लीज काइंडली कर लीजिएगा। तो जी मुझे ये बताइएगा कि कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपको बताओ जो मुझे ना पता हो। ट्रेडिंग ऑफ गोल्ड हो सकती है, गोल्ड खरीदा, अच्छा रेट मिला, बेच दिया, तो वैसे तो मैंने डाल दी ट्रेडिंग ऑफ शेयर, क्रिप्टो, फॉरेक्स एंड एक्सेट्रा। एक आपके पास प्राइस बॉन्ड हो गए, डिपॉजिट्स हो गए, और बहुत सारी, अच्छा ये तो वो हो गई जो जनरली पब्लिक को अवेलेबल है, जनरली पब्लिक को क्या है अवेलेबल। बट देयर आर सम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। जब आप पैसे वाले हो जाओगे ना तो आपको फोन आएगा, जब आप पैसे वाले हो जाओगे तो आपको क्या आएगा, फोन। आपके पास फोन आया करेगा, यार मैं जुबैर बात कर रहा हूँ फला मिल से, फला सब कुछ है, यार मुझे थोड़े से पैसों की जरूरत है, अगर तुम मुझे पैसे दे दो मैं तुम्हें 3 महीने में पैसे लौटा दूंगा विद एक्स अमाउंट ऑफ रेट ऑफ रिटर्न, विद एक्स अमाउंट ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। तो मैंने आपसे क्या कहा कि आपके पास और भी आ सकती है, लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये क्या है, जेनेरिक नहीं है, जनरल पब्लिक को अवेलेबल नहीं है। कम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, कम टू लॉन्ग टर्म। जी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बताइए आप पाकिस्तान में कोई एक जो आजकल चल रही है, वो आपके पास है रियल एस्टेट चल रही है। क्या करो कि सबसे पहले आप 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट
फिर हर महीने 25-25 हज़ार रुपए 2-4-5 साल में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। फिर अगर आपका मकसद कैपिटल एप्रिसिएशन है तो फिर तो वापस ट्रेडिंग में आ गया, क्योंकि अगर आपने वैसे इतनी जल्दी नहीं होती तो वही बात, साल से ऊपर हो गया तो इधर आ जाएगा। साल से अगर आप, कुछ लोग होते हैं सिर्फ डाउन पेमेंट करते हैं, 2 इंस्टॉलमेंट्स भरते हैं, कैपिटल गेन कमाते हैं और बेच देते हैं, फाइल को क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। कुछ लोग करते हैं पूरा कंटिन्यू। अब आपने पूरा प्रोजेक्ट बनाया, उसको रेंट पे चढ़ा दिया, होटलिंग बिजनेस कर लिया, स्कूल बना लिया, जो आपका प्लान था आपने वो प्लान क्या कर लिया, एग्जीक्यूट। हम याद रखना बिजनेस कर रहे हैं, घर की बातें नहीं कर रहे, रियल एस्टेट। दूसरा भाई, आप मिसाल के तौर पर डिविडेंड्स कमाना चाहते हो तो डिविडेंड्स आपको किस तरफ ले जाएंगे, लॉन्ग टर्म की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, तो मैं अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की एग्जांपल्स दे रहा हूं कि भाई एक आध एग्जांपल्स आपके पास आ गई, लाइक डिविडेंड्स हो गए, रियल एस्टेट हो गया। अब वही कह रहा हूं, जब बहुत पैसा होगा ना तो फिर बड़ी गेम्स आ जाएंगे आपके पास, बड़े बड़े गेम्स आ जाएंगे। लाइक मिसाल पे सॉफ्टवेयर हाउस आपके पास अप्रोच करेगा, यार हम फला प्रोजेक्ट बना रहे हैं, फला एआई टूल बना रहे हैं, पैसा लगाओगे। इंक्यूबेशन सेंटर चले जाओ तो वहां पे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, और वो सारे प्रोजेक्ट्स क्या होंगे, 12 महीने से ज्यादा। अगेन ये जो इन्वेस्टमेंट डिस्कस हो गई, हमारा जो चैप्टर है ना वो पता है कौन सा है, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को ही इन एक्चुअली क्या बुलाते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। क्या बुलाते हैं, मींस कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स आर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्हिच हैव मोर देन 12 मंथ। अब ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया, आगे वर्ड क्या बचा है, अप्रेजल। क्या बचा है, अप्रेजल का मतलब ही क्या है, किसी भी चीज को इवैल्यूएट करना है, किसी भी चीज को क्या करना है, चेक करना है, किसी भी चीज को एग्जामिन करना है कि भाई वो कैसी है। तो इन एक्चुअली इस चैप्टर में हम क्या सीखते हैं, इन्वेस्टमेंट्स को इवैल्यूएट करना, चेक करना, अप्रेस करना। लेकिन अब जब भी बातचीत होगी तो हम लोग जब डिस्कशंस कर रहे होते ना तो अक्सर बच्चे सर अगर ऐसा हो जाए, व्हाट इफ सिनेरियो, क्योंकि आपके सवालों की एक टाइप है व्हाट इफ। सर अगर ऐसा हो जाए, तो आपको जवाब मिल जाना चाहिए कि पहली बात तो इस पूरे चैप्टर में डिस्कस क्या होने वाली है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर whose life is more than 12 month। अब जब ये 12 महीने से ऊपर की बात आ जाती है ना तो एक कॉन्सेप्ट आप सब ने पढ़ा हुआ है which is called time value of money। क्या कहता है भाई, today is $1, today is $1, $1 कर लो, ₹1 कर लो। डॉलर से चूंकि एक इंटरनेशनल करेंसी है तो उसको हम डॉलर की तौर पर ले लेते हैं। टुडे इज $1 इज नॉट equals to after 1 year dollar, after 1 year dollar। रीजंस 3 ही है, एक रिस्क, एक इन्फ्लेशन, जिसको आप परचेजिंग पावर पैरिटी में भी लेकर आ जाओगे। किसके अंदर आ जाओगे, परचेजिंग पावर, ये हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी, परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, थ्योरी में आएगा। और तीसरी चीज हमारे पास क्या है बेटा, इंटरेस्ट। सिंपल बात है, जब भी मैंने सब्जेक्ट पढ़ा मेरे को बात समझ में आ गई थी, कभी पैसा जेब में नहीं रखना। तो जिनकी अगर रिलीजियस एस्पेक्ट आया था ना तो उनको बोलता हूँ बेटा गोल्ड खरीद लो, प्राइस बॉन्ड्स खरीद लो। क्या खरीद लो, गोल्ड खरीद लो, प्राइस बॉन्ड, क्योंकि प्राइस बॉन्ड कुछ जगहों पे क्या है, एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, अब आ जा। लेकिन अगर आपका रिलीजियस एस्पेक्ट नहीं, इसको बिल्कुल हटा दो, तो सिर्फ किस पे फोकस करना है, पैसा है। फाइनेंशियली अगर बात करूँ, कमर्शियली मैं बोला पैसा है बेटा, इसको कभी भी ऐसे ही होल्ड मत करना, डायरेक्ट जाना सेविंग अकाउंट खोलना। सर वो फिर से रिलीजन, मतलब भाई इस्लामिक बैंकिंग आ चुकी है, मीजान में खोल लो, फैसल में खोल लो, सेविंग अकाउंट खोलो और उसमें पैसा रख डालो। क्यों, क्योंकि एक बात समझ में आ गई थी मुझे ये सब्जेक्ट पढ़कर या ये टॉपिक पढ़ के कि आज का जो $1 है ना वो कल के भी $1 के बराबर है, परसों की भी $1 के बराबर है, लेकिन जैसे ही पूरा एक साल कंप्लीट हो जाएगा ना वो $1 के बराबर, मतलब समझ में नहीं आया। मतलब बहुत सिंपल देता हूँ, आज दोनों को मैंने, आप दोनों को पता है क्या करा, 100 रुपए दे दिए दोनों को। क्या दे दिए, 100 रुपए। ठीक है, पहले मैंने बस देते हुए ये पूछा, बेटा सपोज करो मेरे बचपन की बात हो रही, मैंने बोला बेटा स्टिंग कितने की आ रही है, उस जमाने में स्टिंग 10 रुपए की थी। कितने की थी बताओ, 100 रुपए से कितनी स्टिंग पी सकते थे, 10, याद रहेगी, 10 क्वांटिटी ऑफ द स्टिंग पी सकते थे, 10 बॉटल्स ऑफ द। इसने पैसा लिया जमीन में दबा दिया, आपने पैसा लेके कहां रख दिया, बैंक में। कहां रख दिया, बैंक में। 1 साल जस्ट गुजरा है, सिर्फ कितना साल गुजरा है, 1 साल। 1 साल गुजरा, इनका पैसा अभी भी 100 रुपए ही है, और वो पैसा आपका मिसाल पे एक्स अमाउंट हो गया, एक्स अमाउंट, लेकिन वो 100 नहीं है, वो क्या हो गया है, ज्यादा हो चुका है, बढ़ चुका है। मेरा एक सवाल ये है, वही 100 रुपए भी अगर निकाल लो ना, सिर्फ 100 रुपए भी निकाल लो बेटा, आज 100 रुपए से कितनी स्टिंग्स पी जा सकती हैं, रेगुलर बॉटल में यहाँ से 2 पी ली जाएंगी, क्योंकि 40 कितनी की चली, 40 की 60 की कितने की है मुझे नहीं पता। शीशे वाली की कितनी चल रही है, शीशे वाली 60 रुपीज की होगी, तो फिर तो एक ही पी पाओगे। क्या पता चला, पैसा वक्त के साथ क्या खोता जाता है, कदर खोता जाता है, चीजें महंगी होती जा रही हैं। अभी मैं तुम्हें एक और बचपन की छोटी सी चीज, लर्निंग, ये वो लर्निंग्स हैं, ये जैसे नहीं मारो डीकरो, गुजराती भाव को ये बातें क्लियर होती हैं, गुजराती मेमन भाव को ये बातें क्या होती हैं,
क्लियर, ये बातें क्लियर है कि अगर आज ये मार्कर 25 रुपए का मिल रहा है ना, ये अब आगे जाके 25 रुपए का नहीं मिलेगा, याद 25। मैंने कभी भी, मतलब ना मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं और अभी ये चीज़ नहीं ले रहा हूँ, जब इसकी प्राइस गिरेगी ना तब लूंगा। मैं अगर प्राइस गिरी होगी ना तो बहुत सारी वजूहत में से एक वजह बता देता हूँ। हो सकता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, मतलब जो तुम टेक्नोलॉजी ले रहे हो वो क्या है, आउटडेटेड है, इसलिए गिर गई होगी, जो कि आईफोन के अंदर होता है। भाई लोग 15 लॉन्च हुआ तो 14 खरीदने गए क्योंकि 14 की प्राइस क्या हो गई, अब गिर गई। अल्टीमेटली तुम बैकवर्डेड रहे हो। अल्टीमेटली क्या हो, अगर अपडेटेड की बात की जा रही है तो तुम्हें एक बात, सिंपल सी बात समझाना चाह रहा हूं, वो सुनना। मतलब मैं कभी कोई चीज खरीदता था ना, बोलता था यार ये महंगी है, अभी नहीं 2 साल बाद खरीदूंगा जब सस्ती हो जाएगी। मैंने अपनी पूरी 30 साल जिंदगी में चीजों के ग्राफ को या तो यूं देखा है या स्टेबल देखा है। क्या देखा है, या तो प्राइसेस स्टेबल होती हैं या प्राइसेस क्या होती हैं, बढ़ती हैं, कम होते हुए नहीं देखा। मिसाल के तौर पे जैसे पेट्रोल अभी किस पे आ गया, स्टेबल प्राइस पर आ गया। याद है हर 15 दिन में बढ़ रही थी, हर 15 मिनट में क्या हो रही थी, अब क्या हो गया, ग्राफ क्या हो गया, स्टेबल। तो मैंने इंक्रीज का पैटर्न देखा है या स्टेबिलिटी का पैटर्न देखा है, तो पता लगा भाई पैसा दबा के रखने का फायदा नहीं है। जिस रफ्तार से चीजों की कीमतें बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, उसी रफ्तार को मुझे कैच करना है, अपने पैसे को भी बढ़ाना है, अपने पैसे को। मतलब हो सकता है कि अब इस जमाने में आ जाए ना, अभी भी ये 10 स्टिंग खरीद पा रही हूँ क्योंकि उन्होंने पैसे कहाँ रख दिए थे, बैंक में, और हम अब उस 100 रुपए से कितनी स्टिंग खरीद पा रहे हैं। एक वजह क्या आया, इन्फ्लेशन। सेकंड, ये क्यों खरीद पा रही है आज 10 स्टिंग, इंटरेस्ट। उस पैसे पे क्या मिलता रहा, और इंटरेस्ट नहीं है एक्चुअली, वैसे जवाब पता है क्या है, अपॉर्चुनिटी ऑफ अर्निंग। क्या है, अब मसला यह है कि अगर वेरी इजी या नॉमिनल कम दर्जे की अपॉर्चुनिटी ऑफ अर्निंग की बात की जाए ना, मतलब ऐसी अर्निंग जो पैसा यहां रख दो, बैठे बैठे कमाओ पैसा, वो इंटरेस्ट है। वो क्या है, इसके अलावा भी तरीका, भाई मैं 1 करोड़ रुपए बैंक में रख दूं, इंटरेस्ट कमा लूं। रियल एस्टेट में क्या, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, रेंटल इनकम कमाना शुरू कर दी। क्या कमाना शुरू कर दी, रेंटल इनकम, प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन का भी इफेक्ट आ रहा है, प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन का। तीसरा, 1 करोड़ लिए शेयर्स में लगा दिए। लेकिन मैं कह रहा हूं ऐसा पैसा जिसमें रिस्क ना हो या बहुत रिस्क फ्री इनकम है, नॉमिनल टाइप ऑफ इनकम है, वो क्या है, इंटरेस्ट। बात समझ आ गई। और इसी इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट से आपने फिर कंपाउंडिंग का इफेक्ट पड़ा। एक सिंपल इंटरेस्ट होता है और फिर क्या होता है, कंपाउंडिंग, जिसमें हर दफा प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, अपडेट। और वो कंपाउंडिंग के इफेक्ट से आपने एक चीज सीखी थी, डिस्काउंट फैक्टर। क्या सीखा था, डिस्काउंट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट सीखा था। अच्छा, ये मैंने आपको पूरा बता दिया भाई, इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होती है। और अब हम जो पूरे चैप्टर में रिव्यू करने वाले हैं, किसको रिव्यू करने वाले हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स को। कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स में एक बात याद रखना, जो पैसा अगर मिसाल मैं अभी बात बोलता हूं, मैं आपको अभी बोलूं ना कि मैं कल आपको 2 लाख रुपए देने वाला हूं, बोलोगे बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, खुशी खुशी लोगे नहीं लोगे। मैं आपसे बोला मैं आपको 2 लाख रुपए दे रहा हूं, लेकिन 15 साल बाद आप क्या बोलोगे पता है, सर अपने पास ही रख लेना। हो सकता है जो आज 2 लाख रुपए खरीद पा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि 15 साल के बाद 2 लाख रुपए की ये वैल्यू की शायद उसमें एक स्टिंग आ रही हो। बोला सर मुझे 15 साल के बाद किस चीज के पैसे दे रहे हैं, एक स्टिंग पीने के। बोला सर आप रख लेना, मैं खुद ही पी लूंगा, आज घर पे जाके खुद ही क्या कर लूंगा, पी लूंगा। बात समझ आ रही है कि अगर पैसा दूर होता जा रहा है तो अपनी वक्त कदर क्या करता जा रहा है। तो बेटा जब भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाती है ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की, तो उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट एम्बेडेड होता है, वो कौन सा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब आ जाते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्या बताता है, किसकी बात करता है। तो हमें यहाँ पे एक बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, हमें ये देखना होता है कि वेदर द इन्वेस्टमेंट इज फेवरेबल और नॉट, फेवरेबल है या नहीं। अब मैं आपको अगर कोई इन्वेस्टमेंट दूंगा तो आप लोग तो पता है आपके लिए, तो अभी जिस लेवल पे आप हो, कोई भी अभी कुछ कमा रहे हो, मतलब अभी तो आप जीरो पे खड़े हो ना। मतलब अगर मैं आपको कोई भी प्लान बना के अभी दे देता हूं, खड़े खड़े, जितने भी पैसे आपके पास हैं, जितना आपका रिस्क एपेटाइट है, जितना आपका बिहेवियर है, जो आपके ख्वाहिशात हैं, या आपने बता दिया मुझे इतने टाइम पीरियड में ये पैसा फिर बाहर भी चाहिए, पैसा क्या चाहिए, आपने मुझे प्लान दे दिया, आपने मुझे ऑब्जेक्टिव बता दी, मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी डिजाइन, यही तो फाइनेंशियल मैनेजर का काम होता है कि वो एक स्ट्रेटेजी क्या करके का डिजाइन करके देगा। मैंने आपको स्ट्रेटेजी डिजाइन करके दे दी, लेकिन अभी जो आपको स्ट्रेटेजी दूंगा आप बोलोगे बेस्ट है, वजह कुछ था ही नहीं, कुछ था ही नहीं। तो आप तो बल्कि लेवल अप हो रहे हो। मैं बात कर रहा हूं कॉर्पोरेट्स की, कॉर्पोरेशंस की, कंपनीज की। उनके पास पैसा है, उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, सारी अवेल कर ले, सारी। फिर वही मसला है, अपॉर्चुनिटीज भी 2 तरह की होंगी। एक अपॉर्चुनिटी है भाई जिसमें 200 करोड़ रुपए चाहिए, औकात से बाहर है, पूरी चाहिए 200 करोड़, हिस्सा नहीं डाल सकते। क्या नहीं डाल सकते, हिस्सा नहीं। अच्छा एक और अपॉर्चुनिटी, वो 200 करोड़ की है, लेकिन पूरे 200 करोड़ नहीं, आप कुछ पैसे डाल दो, बाकी पैसे कहीं और से अरेंज हो जाएंगे। जैसे एक ये जो हिस्से वाली बात कर रहा हूं, आप देख लो ना, जितने भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स होते हैं, शॉपिंग सेंटर्स होते हैं, तो उसमें क्या पूरी शॉपिंग सेंटर की इन्वेस्टमेंट देते हो, या सिर्फ आप अपने पर्टिकुलर फ्लोर या अपनी कमोडिटी की इन्वेस्टमेंट देते हो, बाकी सारी इन्वेस्टमेंट खुद ब खुद कलेक्टेड हो जाती है। वो आप जितनी कमोडिटीज खरीदना, 4 फ्लोर्स खरीद लो, 4 शॉप्स खरीद लो, 4 आउटलेट्स खरीद लो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो मैंने आपसे क्या कहा
कंपनी के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, पैसा भी बहुत है, कितना है ये सब कुछ, तो भाई उनको क्या फॉलो करना पड़ता है, उनको एक चीज फॉलो करनी पड़ती है, या एक मैं यूं कह लूं कॉर्पोरेशन आगे ना कंपनी से एक फॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या है? प्रोसेस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, प्रोसेस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। उनको एक क्या करना पड़ता है? एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। एक क्या करना पड़ता है? प्रोसेस, कि वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल ही करना चाहते हैं, वो अपनी प्रोजेक्ट्स को अप्रेज, इवैल्यूएट, चेक करना ही चाहते हैं, लेकिन इसका एक प्रॉपर प्रोसेस है, इसकी एक प्रॉपर क्या है? स्ट्रैटेजी। आपको मैंने फाइनेंशियल मैनेजर बना दिया, नौकरी नहीं मिल रही ना, बना दी। इतना आप लोग, क्योंकि इस बच्चे को ना बहुत गुरूर होता है। आपकी कितनी अभी क्या ए लेवल्स हुआ और साथ में क्या हुआ? एसीसी के कितने पेपर्स हुए? सबमिट योर सीवी। ए लेवल्स 4 पेपर और कुछ है एक्स्ट्रा फीचर। ए लेवल्स F4, ठीक है, सीवी जमा हो गए। सर जॉब नहीं मिलती, एसीसी आधा कर लिया, जॉब नहीं मिली, मतलब आपको जॉब दे दी मैंने, आप बन गए हैं आईसीआई पाकिस्तान के फाइनेंशियल मैनेजर, ट्रेजरार की जॉब पे डाल दिया, 7 लाख रुपए महीना। अब सीएफओ बात कर रहा है, देखो बेकार बातें नहीं करना मेरे साथ। सीएफओ बात कर रहा है मेरे साथ, आप ट्रेजरार हो, आप क्या हो? ट्रेजरार। आप में से बेकार बातें। मैंने बोला भाई बता यार, बहुत इन्वेस्टमेंट से मैं परेशान हूं, पैसा भी बहुत है, इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत है, मैं परेशान हूं, मुझे आप स्ट्रैटेजी बताओ, मैं क्या करूं, किस तरह करूं, क्या प्रोसेस होना चाहिए, हमारी कंपनी में क्या हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए। जी क्या करें? बता देता हूं। 4 इन्वेस्टमेंट सपोज करवाएंगे कि हम एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसमीटर बना सकते हैं, ट्रांसफार्मर बना सकते हैं, एक वो बनाने का। फिर एक हमारे पास क्या कहते हैं, वो सोलर पैनल का प्रोजेक्ट आया हुआ है, ठीक है। एक हमारे पास एक मेडिसिन उसका प्रोजेक्ट आया हुआ है, क्योंकि ऐसे पाकिस्तान में आपके पास क्या कहते हैं, फार्मा भी है, पेंट्स भी है, जहां तक मुझे पता है फार्मा है, पेंट्स है, तीसरी एक और उनकी एनर्जी भी शायद उनकी तरफ आता है। तो ये 3 पाकिस्तान में 3-4 पोर्टफोलियोज है, लेकिन ग्लोबली वो क्या करते हैं? पेंट्स का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? पेंट्स का, ठीक है। तो ये आपके पास हो गए। तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूं एज क्या कहते हैं सीएफओ, बताइए कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने का या उनको अप्रेज करने का क्या प्रोसेस होना है, क्या करें? सबसे पहला स्टेप क्या करें? फील आपका सबसे पहला कि ये पता करो सारे प्रोजेक्ट्स का रिटर्न कितना आ रहा है। आपका पहला स्टेप क्या है? देखो 7 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है, 7 लाख रुपए बोली ना मैंने, जॉब बचानी, अगर सीएफओ का दिमाग घूम गया फौरन निकाल देगा मीटिंग से। जी ऐसी फील ले आओ ना, ऐसी फील ले आओ, पहले दिन से फाइनेंशियल मैनेजर बन जाओगे। क्या बन जाओगे पहले दिन से? जी कॉस्ट बेनिफिट क्या? ये कह रहे हो कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कॉस्ट और उस पर क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ये बात है। मुझे लगता है यार सबसे पहले तो पता है क्या पता करूं? अपनी औकात पता करूं, मेरे पास पैसा कितना है मेरे पास। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हमें करना चाहिए क्या? आइडेंटिफाई सरप्लस कैपिटल। हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? आइडेंटिफाई सरप्लस कैपिटल। सबसे पहले तो ये पता करो कि आपके पास कितना सरप्लस कैपिटल है। अब इसमें होता क्या है? आप सबने F2 पढ़ा हुआ है, इसमें होता क्या है? सबसे पहले नहीं पढ़ा हुआ, F2 एग्जाम हो गया था, ये बात है। तो अच्छा देना बाकी, अच्छा किसी का कोई पेपर बाकी है या किसी के पेपर में कोई मसला है, आई एम हियर टू हेल्प। क्या हुआ सर आप 17 पेपर पढ़ा लेंगे? 17? मैंने ट्राई तो करके देखो, पूछ के तो देखो। मैंने कहा ना मुझे तो क्या बनना था अपने सेक्टर का, नंबर 1 बनना था। क्या बनना था? तो मुझे पता चल गया कि इन 3 चीजों में मुझे महारत हासिल करनी है। मुझे इन 3 चीजों में क्या हासिल करनी है? मतलब ये कहना चाह रहा हूँ, एक जमाना मैंने अपना प्रोफेशन स्टार्ट ACCA से किया था। अब तो मैं करंटली ACCA भी पढ़ाता हूँ, CA भी पढ़ाता हूँ, ICW भी पढ़ा रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, CPA ऑस्ट्रेलिया भी पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा कभी कोई कोर्स यूनिवर्सिटी ने पकड़ा दिया तो वो कोर्स पढ़ा लिया, या किसी क्या कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोई कोर्स संभालना पड़ जाता है किसी इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पहुंच गया। बात समझ आ रही है? तो ये सारी चीजें हो गई। लेकिन मैंने अपना करियर किससे स्टार्ट किया था? ACCA टीचिंग से। तो जब मैं उस ACCA में था तब उसको 18 पेपर हुआ करते थे, तब मैं दावा करता था P1 P2 अलग होता था, P1 P3 अलग होता था, स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडरशिप नहीं होता था, पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पेपर अलग होता था, और तब मैं दावा करता था 18 के 18 पेपर पढ़ा सकता हूँ, कुछ भी पूछ लेना, कुछ भी पूछ लेना। अब मेरी कुछ पेपर्स में क्या हो गई है, स्पेशलाइजेशंस हो गई, क्योंकि काफी अरसे से पढ़ा रहा हूँ। लेकिन अभी भी कह रहा हूँ 17 के 17 पेपर्स में कुछ भी क्या कर लेना, पूछ लेना, मैं कोई ना कोई हेल्प जरूर कर सकता हूँ। खास तौर पे मैनेजमेंट तो मेरा बच्चों वाला है, फाइनेंशियल मेरा बच्चों वाला है। वही समझ लो कि मैंने कौन से सब्जेक्ट पता ज्यादा भूल के रखे हैं या उनको ज्यादा स्ट्रांग नहीं किया। थ्योरी सब्जेक्ट्स सबको वो नफरत वाले लगते हैं, सबको क्या लगते हैं, मुझे भी लगते हैं, मैं भी वही इंसान हूँ, वही मेंटालिटी के साथ चल रहा हूँ। वापस आ जाए, सबसे पहले तो हम क्या पता करें? सरप्लस कैपिटल। यार अपने पास, आप पता क्या बोलते हैं CFO को, सर आपका पैसा कितना है? फिर बताओ ना क्या करना है। बातें क्यों दुकान पकड़ों की बातें, पहले पता तो करो सरप्लस। अब इसका प्रोसीजर बताएं सर, ये इस तरह नहीं है, आप CFO ऐसी बातें कर रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले क्या बनाना पड़ेगा? कैश बजट, कैश फोरकास्ट। कैसे बनती थी याद है?
हमारे इस पेपर में भी हम लोग बनाएंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में। किस में बनाएंगे? मिटा दिया मैंने, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। पहले हम बनाएंगे कैश फ्लो फोरकास्ट, मंथ्स लिखते थे, ईयर्स लिखते थे, रिसीट्स पहले लिखते थे, पेमेंट्स लिखते थे, और उन दोनों को कंपेयर करके या तो सरप्लस आता था या डेफिसिट। दो स्ट्रेटेजी से सरप्लस आ गया, लॉन्ग टर्म सरप्लस आ रहा है, कंटिन्यूअली सरप्लस आ रहा है, इन्वेस्ट इट। अच्छा, शॉर्ट टर्म सरप्लस आ रहा है, इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, डेफिसिट आ रहा है, सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग का चैप्टर छिड़ जाएगा। पैसा कहां से अरेंज करेंगे? डेफिसिट का मतलब पैसा नहीं है, पैसा अरेंज करना है, तो किसका चैप्टर छिड़ जाएगा? सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग का। समझ आ रही है? आप समझ रहे हैं F9 कैसे कनेक्ट हो रहा है किसके साथ? या आप, मैं तो कह रहा हूं भाड़ में गया इसी, सॉरी टू से दैट, मैंने कहा भाड़ में। आप भाई अपने आप को जॉब पर रखो। आज अगर प्रैक्टिकली होके सोच लेना ये सब्जेक्ट, ये पेपर बहुत स्मूथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर बुक पढ़ोगे, अब ये क्या बच्चों वाली बातें लिखी हुई है, पहली दफा सुनने में समझने मुश्किल होती है, लेकिन बाद में क्या लिखी होंगी? बच्चों वाली बातें। तो गौर से देखना, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई सरप्लस कैश में क्या है, तो सबसे पहले तो आप ये करो, हाउ मच कैश इज नीडेड। सबसे पहला काम क्या है? हाउ मच कैपिटल इज नीडेड फॉर डे टू डे एक्टिविटीज, नीडेड फॉर डे टू डे एक्टिविटीज। रोजमर्रा के काम के लिए कितना पैसा चाहिए? मतलब सीधी बात बोलूं तो क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोलना चाह रहा हूं? क्या पता करो? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पता करो। क्या पता करो? वर्किंग कैपिटल। वंस यू हैव रिक्वायरमेंट पता कर ले तो आपको पता क्या पता चल जाएगा? हाउ मच कैपिटल इज सरप्लस, हाउ मच कैपिटल इज स्पेयर, सरप्लस कितना है, सरप्लस फॉर एक स्पेयर कितना है, पता चल गया। अब औकात पता चल गई है। क्या पता चल गई है? कि यार 2 करोड़ रुपए हैं, 4 करोड़ रुपए हैं, 6 करोड़ रुपए हैं। अब मिसाल में मैं बता देता हूं, फाइनेंस डायरेक्टर बता रहा है भाई 6 करोड़ सरप्लस है, अब बताओ क्या करूं? यार देखो, मीटिंग में चुप बैठोगे ना, फाइनेंस डायरेक्टर के सामने वो बजा देगा तुम्हारी। मैं तुम लोग को ऐसा करता हूं, एक दिन बिठा देता हूं किसी मीटिंग में, मेरे पास एक एंटिटी है, वो मुझे बात करनी पड़ेगी, वो एक एंटिटी का CFO है, इंग्लिश में बात करता है भाई, वो अरबी है, वो सऊदी का क्लाइंट है मेरा, उसके साथ बिठा देता हूं। यार उससे बात, उसको अगर एंगेज नहीं किया ना, उसके आप मीटिंग करो और उसके आपके पास कोई प्रपोजल नहीं है, बात नहीं है, आइडिया नहीं है, उसको आप 1 मिनट जाया नहीं कर सकते, वो फौरन इंग्लिश में देना शुरू कर देता है, वो लिहाज नहीं करता। सीरियस बता रहा हूं, बहुत सीरियस आदमी, वो बहुत असर्टिव और सीरियस। मैं उसके साथ भी असर्टिव, क्योंकि आपको असर्टिव चलना पड़ता है। अगर आपने कोई मिस कमिटमेंट किया, ओवर कमिटमेंट किया, फंस जाओगे, आपकी डीलिंग खराब हो जाएगी। आपकी क्या खराब हो जाएगी? एक तो मसला ये, मैं पाकिस्तानी हूं ना, एक प्रॉब्लम ये भी है, तो हम लोग ऐसे ही बदनाम है मार्केट में, तो हम लोग को काम करने बड़ा मुश्किल होती है। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं, अब फाइनेंस डायरेक्टर बैठा है, वो बोल रहा है यार 6 करोड़ रुपए, क्या करूं बताओ? ACC करके आ गए हो तुम लोग, F9 पढ़ लिया तुम लोगों ने, क्या करूं? दिमाग इस्तेमाल करो। अच्छा F9 नहीं होता, ACC नहीं होता, लग गए किसी कंपनी में, ACC भी इजाद हो रहा होता, फिर तो तू बताते दिमाग इस्तेमाल करके क्या करें? 6 करोड़ है, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स कर, देखो कर दूं डिफरेंट 6 करोड़ को अलग अलग बांट दूं। मैं तुम कह रहे हो 2 करोड़ डाल दो, 3 करोड़ ऐसे कर दूं, इन्वेस्टमेंट कर दूं पक्का। ये तुम्हारा स्टैक है। नेक्स्ट, प्रॉफिटेबिलिटी देखें। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे 6 करोड़ के हिसाब से सूटेबल प्रोजेक्ट्स कितने अवेलेबल हैं। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे जाएंगे जिसमें होलली क्या इन्वेस्ट हो जाएगा, 6 करोड़, मतलब अनडाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, और दूसरे आपके पास क्या हो जाएगा, लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, मैं तो बोला क्या, सिर्फ करो, चेक करो, सिर्फ क्या करो, चेक करो। दूसरा आप क्या देखोगे कि यहां पर ऐसा हो सकता है कि मैं ये 6 करोड़ थोड़े थोड़े करके कहीं डाल देता हूं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का वही गुजराती भाव, उसको बात पता है कि इन्वेस्टमेंट का बेसिक उसूल है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। क्या कि अगर एक सेक्टर बैठा तो दूसरा सेक्टर क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो सब दूसरा स्टेप क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्या देखा जाए, अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल अपॉर्चुनिटीज या प्रोजेक्ट्स। आप इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोजेक्ट देखें। ये थ्योरी पढ़ा रहा हूं भाई, थ्योरी में आता है पार्ट बी में लगकर, अगर आ गया तो लिखना पड़ेगा। अच्छा आ गया, एग्जैक्टली लिखना पड़ेगा, बस पता है क्या करोगे, कंपनी का नाम यूज कर लिया, डायरेक्टर का नाम यूज कर लिया, ठीक है। मिसाल पे HMN कंपनी थी, while क्या कहते हैं, evaluating capital investments, HMN company should follow the 6 steps या following process of capital investment appraisal this, ठीक है। अब मैंने क्या HMN को कनेक्ट कर दिया, रटा सवाल है, क्या है रटा ठक 6 हेडिंगें डालनी, उसके अंदर काम की बात लिख दी, एक लाइनर लिख दी, एक पॉइंट मिल गया। सबसे पहले आइडेंटिफाई सरप्लस कैपिटल, हेडिंग ही बता देगी क्या है। दूसरा इसके अंदर एक लाइन लिख दी,
नंबर अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल प्रोजेक्ट, जो स्पेयर कैपेसिटी है, जो आपके पास अवेलेबल फंड है उसकी रेंज में उसके रिलेटेड सुटेबल प्रोजेक्ट्स जो आपको मिल जाते हैं वो देखो, बाकी सारे प्रोजेक्ट सारी अपॉर्चुनिटी देखो, काफी काम छट गया, बहुत थोड़ा सा रह गया। थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए भाई, पता चल गया 4 अपॉर्चुनिटीज आ गई, 6 करोड़ रुपए 4 अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या करूं? अब वो काम आ गया है कि अब पता किया जाए, क्योंकि आपने तो मेरा काम बढ़ा दिया था, 120 अपॉर्चुनिटीज थी, सबकी प्रॉफिटेबिलिटी चेक करो, सबके रिटर्न करा, पता लगा काम की कितनी थी, सिर्फ 4। अब वो टाइम आया है, वो वक्त आया कि मैं उन 4 प्रोजेक्ट्स की क्या करूं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी चेक करूं, उनके रिटर्न चेक करूं, मतलब उनको मैं क्या करूं, अप्रेज करूं, क्या करूं? तो यहां पे वो है इवैल्यूएशन ऑफ अवेलेबल ऑप्शंस। अब आप क्या कर लो, ये जो थर्ड स्टेप है इवैल्यूएशन ऑफ, क्या कहते हैं, अवेलेबल ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज, प्रोजेक्ट, इंग्लिश कुछ भी लिखी जा सकती है, इवैल्यूएशन स्टेज है, इवैल्यूएट करा चारों को। अब तक मैंने भी शुरू ही किया था टॉपिक, तब मैंने बताया था 4 इवैल्यूएशन टेक्निक्स पढ़ी हुई, जैसे कि एनपीवी, आईआरआर, रोज, पेबैक, ये 4 तरीके जिससे इन्वेस्टमेंट, और बता भी दूंगा। अच्छा छोड़ दो एनपीवी, आईआरआर, ये तो जबरदस्ती पढ़ा दी गई ना, मैं तुम्हारे दिमाग से निकालूंगा, तुम्हारे दिमाग से जबरदस्ती निकलवाऊंगा, तुम बोलोगे यार ये पता करना चाहिए, कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें ये पता करना चाहिए। एक सॉरी टू से दैट, रिकॉर्ड भी हो रहा है ये वाली बात। बोला भाई मैं साहब रिश्ते पे जा रहे हो, कुछ तो पता करने के लिए, कुछ तो पता करने के वो होगा दिमाग में। क्या नाम था भाई आपका? सजील भाई, आप जा रहे हैं, 3 सवाल कुछ सोच के गए होंगे, 3 सवाल पूछूंगा, क्या पूछोगे? रिश्ते के लिए भैया प्रोजेक्ट हासिल करना है, एक तरह से रिश्ता ही है भैया, सच बता रहा हूं। तो 3 सवाल तो होंगे कोई दिमाग में कि इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मैं इन्वेस्टमेंट वाली नहीं बोला, मैं वाली इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूं। तो 3 सवाल, क्या जानना चाहोगे? अभी नहीं सोचोगे तो बता रहा हूं, फाइनेंस डायरेक्टर के सामने नहीं सोच पाओगे, पहले ही बता रहा हूं। नौकरी का सवाल है, 7 लाख रुपए ले। हाँ तो कर दी ना जान के। अच्छा आप 3 सवाल बताएं। कमाई, सामने वाला अर्निंग क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, रिलीजन क्या है, गुड क्वेश्चंस, और फैमिली बैकग्राउंड जानना चाहोगे। 3 चीजों के, गुंडे तो नहीं है पर अमीर तो बहुत है, लेकिन पता लगा माफिया है। यहां पर भी यही। अब आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, आप छोड़ दो F9 को यार, आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो, आपके पास 6-6 लाख रुपए, सपोज करो एकदम जेब में फील तो करो, सोचने के पैसे नहीं है, 6 लाख रुपए फील हो गए। अब आप 6 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हो, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मैंने बोला अरे मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, 6 लाख रुपए मुझे दे दो, क्या चुपचाप दे दोगे? सर इधर अच्छे लग रहे हैं यार, अच्छे कपड़े पहन के आए थे, ये वो तैयार व्यार हो गए थे, तो 6 लाख रुपए दे देते इनको ऐसे, वरना फिर वाला सीन हो जाएगा, उसका नाम भूल गया मैं, जो बोलती है 25 दिन में पैसा डबल, सही है? तो अनुराधा ने की तरह वाला सीन हो जाएगा, मैं भाग जाऊंगा। अब 6 लाख रुपए मुझसे पूछोगे तो सी ना मेरे प्रोजेक्ट के बारे में, कोई 3 सवाल पूछो, क्या सवाल पूछोगे? मेरा क्या फायदा? आपका ये फायदा है कि 6 लाख रुपए में आपको मैं जब भी वापस करूंगा ना तो डबल करके दे दूंगा, मतलब 100% रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, और कोई सवाल? स्पेसिफिक होकर पूछना पड़ेगा, क्योंकि एक बात याद रखना, यहाँ पे अनुराधा खड़ी है, बहुत शातिर आदमी खड़ा हुआ है। कौन खड़ा हुआ है? शातिर आदमी, वो तुमसे तुम्हारा पैसा लेके भागने के लिए खड़ा हुआ है। तुम ऐसे ही सोचो। अब 3 सवाल सोचने, मेरा क्या फायदा है? मैंने बता दिया 100% रेट ऑफ रिटर्न, पैसा डबल करके दे दूंगा। कोई सवाल? दोनों मिलके 3 बना लो। और 7-7 लाख रुपए के मैंने 2 वो रखे हुए ट्रेजरार, वो नहीं बता पा रहे 3 सवाल जी। दूसरा, सर ऐसा काम करा रहे हो जो हमने आज तक किया ही नहीं है, हम तो दही लेते हैं रोजाना, मैकेनिक से बात कर लेते हैं, अंडे खरीद लेते हैं, बस यही काम करते हैं, खाना बना लेते हैं, कढ़ाई बना लेते हैं, गोल रोटी बना लेते हैं। ठीक है, तो जी करना पड़ेगा ना ये काम, क्योंकि अब हाइपोथेटिकली एक जॉब जी नहीं है, अब हाइपोथेटिकली एक जॉब को जीना पड़ेगा। तो 2 सवाल तो और बताओ कि इन्वेस्टमेंट करते वक्त क्या और सवाल होने चाहिए? 100% रेट ऑफ रिटर्न, गुड सर भाई, ये डबल तो करके दे रहे हो। कितने दिन में? 25 दिन में, 6 दिन में, मैंने बोला 100 साल में। कितने दिन में? आप पता है क्या बोलोगे? अपने पास ही रखो प्रोजेक्ट। इसकी लाइफ क्या है? बहुत ज्यादा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। एक एवरेज ह्यूमन लाइफ क्या है? 60 ईयर्स, जिसमें आप मुझे अगर 6 लाख रुपए दे रहे हो, इसका आप 30 साल के हो गए। आप कितने साल के हो गए? आप क्या बचे ही 30 साल है, तो मैं डबल पैसा दूंगा किसको? मतलब आप स्पैन ऑफ प्रोजेक्ट पूछोगे, लाइफ ऑफ टर्म ऑफ प्रोजेक्ट पूछोगे, लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, टर्म ऑफ प्रोजेक्ट, लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, समझ में आ रहा है? स्पैन लाइफ को कहते हैं। 2, तीसरा सवाल और क्या लगता है? अच्छे जवाब दे दो। 100% रेट ऑफ रिटर्न, और 3 साल में आपको मिल जाएगा। मतलब 3 साल में 6 लाख का 6 लाख, मतलब 2-2 लाख करके 3 साल में दे दूंगा। ठीक है, और कोई सवाल है? एक बात बताऊं, इन एक्चुअली जी सवाल तो नहीं है आपसे, वो
सिक्योरिटी रखेंगे। सिक्योरिटी क्या है, सेक्टर क्या है। अब आप लोग कुछ आपने फाइनेंशियल नंबर्स वाले सवाल पूछे कि भी सर मार्केट क्या है, मैंने बोला कसिनो खोलूंगा आपके पैसे से। आप बोलोगे चाहिए ही नहीं भाई, पाउडर बेचूंगा, टेलकम पाउडर की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? टेलकम पाउडर बेचूंगा। आप बोलो नहीं चाहिए, हमें ब्यूटी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में नहीं जाना। मैं सुना वहाँ पे बहुत सारे जानवरों को मारा जाता है और ये पाउडर भले गलत तरीके से बनाया जाता है। सही है, तो आप इंडस्ट्री पता करोगे, क्योंकि जैसी इंडस्ट्री उस इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क भी तो आएंगे भाई। एजुकेशन इंडस्ट्री रिस्क क्या है, कर पैंडेमिक जैसी सिचुएशन आती है, एजुकेशन इंडस्ट्री ठप हो जाती है। ठीक है, कसिनो रिस्क क्या है, बोला मुल्क कौन सा है, पाकिस्तान, होगा ही नहीं, प्रोजेक्ट कामयाब ही नहीं होगा, बंद हो जाओगे आप। समझ मारिए। आप ये देखो ना, यहाँ पे सिनेमा हॉल कम खुलते हैं एज कम्पेयर टू आप इंटरनेशनली जो सिनेमा हॉल ज्यादा है, यहाँ कम है। क्योंकि पता है कि एक सिनेमा हॉल का हाल क्या हुआ था कराची में, याद है? जब एक मूवी गलत आई थी तो आपको याद होगा, पाकिस्तान हिस्ट्री में आपको इकोनॉमी उठा के दिखा रहा हूँ, आपको हिस्ट्री उठा के दिख रहा हूँ कि पूरे पूरे सिनेमा जला दिए गए थे। क्या कर दिए गए थे? तो सिनेमा इंडस्ट्री में लोग एंटर होने में डरते हैं कि यार ये कम्युनिटी ऐसी है कि किसी दिन हमारी पूरे प्रोजेक्ट को क्या कर देगी, जला देगी। बात समझ रही? तो ये फैक्टर्स हैं। बट आपने अगर नोटिस किया ना, आपके दिमाग में ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। जब आपने बोला कितना टाइम लगेगा, पे बैक पीरियड कहते हैं। पे बैक पीरियड, रेट ऑफ रिटर्न आप रोज कैलकुलेट करवा रहे हो मुझसे। क्या कैलकुलेट करा रहे हो? मेरा फायदा कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, मैं इन टर्म्स में आज कितना कमाऊंगा। 6 लाख रुपए में 6 लाख रुपए बोला, एनपीवी है। एनपीवी क्या है? नेट बेनिफिट, नेट फायदा। मींस आपके दिमाग में ही है कि किसी प्रोजेक्ट को किस तरह से इवैल्यूएट करा जाता है। तो नॉर्मली यही सवालात पूछे जाते हैं, यार कितना दे दोगे रिटर्न, कितने साल में मिल जाएगा, कितने टाइम में मिल जाएगा रिटर्न, कितने साल में मिल जाएगा, कितने टाइम में मुझे क्या मिल जाएगा रिटर्न। ये थर्ड स्टेप हो गया। अच्छा भाई, अब आपने इवैल्यूएट कर लिया, अब क्या करें? पता कर लिया 4 प्रोजेक्ट है, इन सब की आपने इवैल्यूएशन कर ली है। हाँ, तो डिसीजन लेना तो कैसे वाला डिसीजन ले, चारों लगा दूं या जो बेस्ट लग रहा है, सीधी बात। अब सवाल व्हाट इज बेस्ट, ये एफबीटी से सवाल है, कंटिजेंसी अप्रोच। व्हाट इज बेस्ट जी, बेस्ट क्या है? नहीं पढ़ा हुआ एफबीटी में। अब एफबीटी यहाँ पे डिस्कस करें वैसे फायदा नहीं, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ भाई। अगर बोला व्हाट इज बेस्ट, मोबाइल लेना है, मोबाइल खरीदना है, सेलफोन, व्हाट इज बेस्ट बताइए, आपके दिमाग में कौन सा बेस्ट मोबाइल है? आईफोन 15, 18 आ गया, क्या आ गया, 15 आ गया, 15 आ गया। अच्छा, व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, फीचर्स आपके लिए सही हो, जिसके पीछे। अब सुनना, यही एफबीटी सिखाता था, एक ट्रेडिशनल अप्रोच थी। ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है बेस्ट पता है क्या है, जो यूनिवर्सल बेस्ट है। बेस्ट क्या है, जो क्या है, मतलब पुराने वक्त तक लोग समझते थे जो पूरी दुनिया कहती ना अच्छा है, वो अच्छा है, सही है। लेकिन एक वक्त के बाद समझ में आया कि भाई दिस अप्रोच इज बेकार, ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है, कंटिजेंसी अप्रोच है, मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट। कंटिजेंसी अप्रोच क्या कहती है? बेस्ट इज द वन हु फुलफिल योर रिक्वायरमेंट, हु फुलफिल योर रिक्वायरमेंट। गौर से सुनना, इन्वेस्टमेंट का ह्यूमन बिहेवियर से बहुत ज्यादा ताल्लुक है। ह्यूमन बिहेवियर से क्या है, बहुत ज्यादा ताल्लुक है। आपने बोला पापा आपके पास इतना पैसा, लेकिन आपने कभी फैक्ट्री नहीं, पापा का बोलना, पापा बोलेंगे यार अबे पैसा डूबने का डर था। किसका डर था? इसका मतलब पापा रिस्क अवर्स थे ना। देखो उनकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अलग थी। एक पापा है भैया, जमीनें खरीद रहे हैं, जमीनों पे कब्जा कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट है, कब्जा करने में भी कब्जा इन्वेस्टमेंट लगता है, कब्जा कर लेते हैं। बोला पापा कब्जा कर लेते, आपको नहीं लगता कभी रास्ते में आप चलोगे ठोक देंगे? बोला कोई मसला नहीं है, रिस्क क्या टेकर है, तो इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का बिहेवियर भी अलग है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या है? ठीक है, अब वापस आते हैं फोर्थ स्टेप पे, या जो मैं बात कहना चाहता, कंटिजेंसी अप्रोच कहती है व्हाट इज बेस्ट, व्हाट इज विच फुलफिल योर रिक्वायरमेंट। अगर मेरी आदत है, मेरा बिहेवियर है कि मैं लिक्विडेबल रहना चाहता हूं, मैं क्या रहना चाहता हूं, लिक्विडेबल, मतलब मेरा जेब में मेरे पैसे रहें, तो मैं पता है कौन से प्रोजेक्ट चूज करूंगा जो मुझे जल्दी पैसा दे दे, भले कम रेट ऑफ रिटर्न दे। तो यहां पे आपको कंपनी के लिए देखना पड़ेगा कंपनी का मिजाज क्या है, कंपनी का मिजाज क्या है। वैसे यहां पर अच्छा, यहां पर हमेशा नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को डिस्कस, मैंने बहुत सारे नॉन फाइनेंशियल सेक्टर्स भी बताए, फैक्टर्स भी बताए, वो थ्योरी में आ सकते हैं, लेकिन जब भी कंप्यूटेशनल पार्ट आएगा तो अब कंप्यूटेशन में बात करेंगे। बेस्ट तो वो है जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा हो, जो जल्दी रिटर्न दे रहा हो, जिसका पेबैक पीरियड ज्यादा कम हो। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो यहां पे आप क्या करते हो, चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जो भी आपके पास बेस्ट ऑल्टरनेटिव प्लान बनता है, आप उसको क्या कर लो, चूज कर लो। ठीक है जी भाई, फिफ्थ स्टेप, चूज कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, अब उसमें आप क्या कर दोगे, इन्वेस्ट कर दोगे। इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट जी भाई, अब क्या करें, छोड़ दें, इन्वेस्ट कर दिया, क्या करें, छोड़ दें, पैसा तो लगा दिया, छोड़ दें पैसे लगा के। कभी मत करना, मैंने किया अपनी जिंदगी में। एक दफा 2 लाख का दुख याद आ जाता है, एक दफा 5 लाख का दुख याद आता है, एक दफा 17,500 रुपए का दुख याद आ जाता है। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट, छोटा आदमी हूं यार मैं क्या हूं, कद में भी छोटा हूं
शक्ल से भी छोटा हूं, वैसे भी छोटा हूं। तो मैंने कहा, मैंने ये जैसे ही मैं बोलता हूं ना कि इन्वेस्ट करके क्या कर दो, छोड़ दो, ये मत करना। क्या करना होता है? कंट्रोल। वो चैप्टर आ गया, कौन सा? डिसीजन मेकिंग, देन कंट्रोल। मॉनिटरिंग करोगे कि जब भी यार आपके पास कोई प्लान आता है ना, तो आपको कोई बेनिफिट्स वादे करता है। भाई आप जैसे मिसाल बताओ, एक बंदा है, मेरे को बहुत बेहतरीन आइडिया है। मैंने बोला भाई हम बैंक के लिए बैंक ओपनिंग के लिए बार बार ये हो चुका है, ये वहां पर हो चुका है, कहां पर? बहरीन की बात कर रहा हूँ, बहरीन एक क्लाइंट है, तो बहरीन में ये हो चुका है। अभी पाकिस्तान में अगर आपको बैंक अकाउंट खोलना है ना, इवन कंपनी अकाउंट खोलना है, कॉर्पोरेट अकाउंट, उसको क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट अकाउंट्स। तो आपको क्या करना है? आपको कब वहां जाना है, बैंक, फॉर्म भरना है, लाइनें हैं, कागजात वगैरह। यार चलो आम आदमी के पास तो टाइम है, लेकिन कंपनी वाले बंदे के पास क्या नहीं है? टाइम नहीं। तो बहरीन में अब ये हो गया है, अगर आपको अकाउंट खोलना है, आप उनकी एप्लीकेशन खोलो, क्लिक करो, तस्वीर वस्वीर लो, एग्रीमेंट की तस्वीर लो, टक 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 टक, साइन भी डिजिटली हो जाता है। साइन भी कैसे होता है? डिजिटली। फिंगरप्रिंट दो, सब कुछ करो, वहीं बैठे बैठे आपका क्या खुल जाएगा? अकाउंट। इसको कहते हैं कस्टमर ऑन बोर्डिंग, क्योंकि कस्टमर को क्या कर रहे हैं हम? ऑन बोर्ड करें। तो उसकी पूरी एप्लीकेशन बन रही है, इसकी पूरी एप्लीकेशन बन चुकी है या प्रोसेस में है। पाकिस्तान में इस लेवल पे आने पे भी बहुत क्या है? टाइम है। इवन अब उनके यहाँ पे एक और फीचर आना है, वीडियो कॉलिंग फीचर। क्या फीचर आने वाला है? वीडियो कॉलिंग फीचर। क्या? गौर से सुनना। वीडियो कॉलिंग मतलब अब कुछ होने वाला है, मैनेजर को डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग करी और मामला किससे निपटा लिया? कस्टमर से वीडियो कॉलिंग पे वो इश्यू डील कर लिया, उसको ब्रांच आने की जरूरत, फायदा। अब इन्वेस्टमेंट की जा रही है एआई पे, एप्लीकेशन पे, और यहां से फिजिकल ब्रांचेस खत्म किया है। तो फिजिकल ब्रांचेस की इन्वेस्टमेंट रिकवरी होगी, यहां से इन्वेस्टमेंट खत्म होगी और यहां पे इन्वेस्टमेंट होगी और आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम। तो ये तो कुछ स्ट्रेटजीज हो गई। अब मेरी बात सुनना, ये मैंने तुम्हें इतना बड़ा ख्वाब दिखाया, मैंने वीडियो कॉलिंग होगी, ये होगा, फिर आप फाना जमीनें बेचोगे, इतना फायदा होगा, क्योंकि बैंक्स ने अपनी जगहें क्या की हुई होती हैं? खरीदी हुई होती हैं या लेट आउट की हुई होती है, मतलब किराए पर ली हुई होती है। तो उनकी लीज के पैसे बचेंगे। वो सब मैंने पूरा प्लान बना के दिया, 6 साल का पूरा प्लान बना के दिया। यार जो प्लान बना के दिया वो पूरा हो रहा है भाई। जैसे 1 साल के बोला था, 1 साल तक इस पोजीशन में आ जाएंगे, क्या अचीव हुआ या नहीं हुआ? मतलब एक यार्ड स्टिक से क्या करेंगे? कंपेयर। अगर कोई मसला आ रहा है तो फिर हम क्या लेंगे? करेक्टिव एक्शन। अच्छा फेवरेबल जा रहा है तो जाने दे, 1 मिनट, सब हालात सही जा रहे हैं, जाने दे। मैंने आपको बताया यार, हमने वो तुम लोगों ने मेरी इन्वेस्टमेंट कराई थी और प्रोजेक्ट बड़ा बेहतरीन चला यार, तुमने दोनों को बल्कि 6-6 लाख रुपए का और बोनस दे दिया है। अब सवाल ये कि जाने दो। एक फाइनेंशियल मैनेजर को पता है क्या सोचना चाहिए? इन्वेस्टिगेट करना चाहिए सब अच्छा जा क्यों रहा है। अगर फैक्टर मिल जाए तो, अगर वो सही फैक्टर है तो उस फैक्टर को और क्या करेंगे? इंक्रीज। भाई पता लगा अच्छा इसलिए जा रहा है कि हमारे यहाँ पे ना कस्टमर डीलिंग बहुत अच्छी होती है। तो बोला भाई कौन कर रहा है? भाई कोई फुरकान आदमी है, वो कस्टमर डीलिंग बहुत अच्छी करता है। हमने फुरकान को बोला भाई तू अपनी कस्टमर डीलिंग सारे एम्प्लॉइज को क्या कर? ट्रेन। तुझे ट्रेनर बना देते हैं। तुझे क्या बना देते हैं? अपनी जो भी कस्टमर डीलिंग जो इतनी अच्छी करता है वो किसको, इसको तो समझ रहे, जो अच्छा फैक्टर है इसको क्या करेंगे? निहारेंगे, ऊपर लाएंगे। बात समझ आ रही है? और अगर वो कोई किसी और मैनिपुलेशन की वजह से सब अच्छा जा रहा है तो इन्वेस्टिगेशन में पकड़ा जाए, क्योंकि हालात अच्छे होना इज ऑल्सो अलार्मिंग, इज ऑल्सो रिस्की। अच्छा हालात बुरे हैं उसमें तो फौरन बोनस क्या बल्कि बोला जाएगा अब अगले महीने की बेटा जॉब खुद ही ढूंढ लो, या मुझे मेरे मसले क्या करके दो, प्रोजेक्ट क्या करके दो, चला कर दो। मींस छठा स्टेप है क्या करूं? मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के बाद मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल किया जाएगा उन प्रोजेक्ट के ऊपर, और उसमें क्या लिया जाएगा? ऑल्टरनेटिव एक्शंस लिए जाएंगे, करेक्टिव एक्शंस लिए जाएंगे। बात समझ आ रही? अगर डेविएशन इन द प्लान आ रही है, वेदर इट विल बी फेवरेबल और वेदर इट विल बी अनफेवरेबल। डन। दिस इज 6 स्टेप अप्रोच ऑफ प्रोसेस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। किसी भी प्रोजेक्ट में या आपने इन्वेस्टमेंट्स करनी तो उसका पूरा स्टेप्स या प्रोसीजर्स क्या है, ये बैठे बैठे कर लो, कर सकते हो तो ये चले जाओ बाहर से मसला। ओके, तो बोले ये 6 स्टेप्स हो गए। अब इसके आगे बात करते हैं, जैसे ही वापस आ जाता है 10 मिनट लूंगा, आप इसके बाद बात खत्म कर देंगे। अच्छा ये 6 स्टेप, ये थ्योरी क्वेश्चन था, एग्जाम्पल देने चाहो तो दे भी सकते हो, नहीं देना चाहो तो बस स्ट्रेट फॉरवर्ड ये 6 स्टेप्स हैं। इसकी मैं आपको एक समराइज नोट्स बना के दे दूंगा, याद कर लोगे, किसी भी सवाल में आया तो उसमें हम अटैच करके फारिग कर देंगे। लेकिन अब ऐसा सवाल आने के चांसेस बहुत थोड़े से क्या हो गए, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर बहुत क्या हो जाता है, रहमदिल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी का क्वेश्चन पूछ लेता है। व्हाट विल बी द प्रोसेस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, या वो जितनी भी इंग्लिश आई है ना आज तक, जिस तरीके से सवाल पूछा गया वो सारे सवाल के एक्सट्रैक्ट्स निकाल के आपको दिखा दूंगा कि इस तरीके से एग्जामिनर ने ये सवाल पूछा है। क्लियर है? मिटा दूं? तस्वीर लेना चाहते हो तस्वीर ले लो, पिक्चर ले लो। लेकिन काइंडली यार ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है काइंडली नोट्स में सब कुछ लिखवाना है। क्या करें भाई, कुछ नहीं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की टाइप्स बताई थी, फिर प्रोसेस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पढ़ाया था सर ने। अच्छा अब आप गौर से देखना, 3rd स्टेप पे मैंने स्टार बनाया। अच्छा एक बात बताओ, आइडेंटिफाई सरप्लस कैश, क्या मैंने इसमें आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एक्टिविटीज नहीं बताई? क्या करना होगा असल में, हमें काम क्या करना होगा कंपनी में बैठे बैठे?
कैश फ्लो, कैश बजट, कैश फोरकास्ट बनाना पड़ेगा। चैप्टर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, चैप्टर वर्किंग कैपिटल, उसमें ये बजट बनता है। तो अभी फिलहाल वो चैप्टर नहीं चला तो ये काम नहीं है, बहुत सिंपल था। फिर इसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल प्रोजेक्ट्स, आपने सुटेबल प्रोजेक्ट्स देख लिए, ढूंढ लिए, वो भी ढूंढ लिए, तो ये भी बहुत इजी था। तीसरा है इन सारे प्रोजेक्ट्स को चेक करना है। कभी आपने नोटिस किया, मैंने आपको ये नहीं बताया इन प्रोजेक्ट्स को चेक कैसे करना है, ये हमें देखना है। चूज द बेस्ट वन, मैंने कहा वैसे तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव आप यूनिवर्सली बेस्ट ले लो, जो भी नंबर पर आए। जैसे आपने एनपीवी में देखा, जब पॉजिटिव आती है आप क्या बोलते हो, एक्सेप्ट, ठीक है। बट मैंने बोला एक्चुअली अगर देखा जाए तो आप अपने ओनर का मिजाज देखोगे, उसका ह्यूमन बिहेवियर देखोगे, जो उस वक्त कंपनी के लिए क्या होगा, बेस्ट रिक्वायरमेंट, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा होगा, जो उनकी किसको पूरा कर रहा होगा, रिक्वायरमेंट्स को। इन्वेस्ट, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल भी एक काम है जिसमें आप अगर गौर से देखो तो आप किस तरफ आ जाते हो, कॉस्ट अकाउंटिंग की तरफ आ जाते हो। वेरिएंस एनालिसिस, परफॉर्मेंस एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, ये सब क्या है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। बहुत सिंपल है। जो आपने प्रॉमिस बेनिफिट का चार्ट बनाया, अभी हम चार्ट बनाएंगे, हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाएंगे, तो जब जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल बनाएंगे, तो जब हम बनाएंगे वो वादा हो गया, एक वादा आ गया ना, उसको वादे को रियल रिजल्ट से क्या कर लो, कंपेयर, खुद ही पता चल जाएगा कि हालात अच्छे चल रहे हैं या बुरे। तो असल जो स्टेप है वो कौन सा है, द थर्ड वन, कि सर प्रोजेक्ट चेक कैसे होंगे। और ये चैप्टर यही तो था कि हमें चेक करना सिखा रहा है कि प्रोजेक्ट्स को अप्रेज कैसे किया जाता है, इवैल्यूएशन। तो थर्ड इज द एक्चुअल इवैल्यूएशन स्टेप, इज द एक्चुअल इवैल्यूएशन स्टेप। तो हम थर्ड स्टेप की तरफ जाएंगे, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, इसको आगे क्लिक करेंगे। देखो क्लिक कैसे हुआ, इन्वेस्टमेंट 2, फिर किसको क्लिक किया हमने, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आता है, कौन सा, टाइम वैल्यू ऑफ, बोला कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का प्रोसेस, फॉर्मल प्रोसेस, वो आ गया। अब किसको क्लिक कर रहे हैं, तो इट्स लाइक स्टोरी, कनेक्शन है हर टॉपिक के बीच में। क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ अवेलेबल ऑप्शन मींस अप्रेजल कैसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स क्या है, किस तरीके से किया जाएगा, टेक्निक से किया जाएगा, किससे किया जाएगा, टेक्निक से। तो अब हमने नाम लगाया, क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स। There are two types of investment appraisal techniques. Number one, non-discounted cash flow techniques. Non-discounted cash flow techniques. दूसरी आपके पास है बेटा discounted cash flow techniques. डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स। सर नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स क्या होती हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स क्या होती हैं, फॉर नॉट डजंट फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, follows the concept of time value of money। वो टेक्निक्स जो टाइम वैल्यू, बस 5 मिनट में खत्म करो, जाना है क्लास है, कितने बजे टीचर आ गया है, चलो यहां से फिर बात क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कब मुलाकात कर रहे हैं, फ्राइडे या सैटरडे, आई विल कम्युनिकेट ऑन द मैसेज, मैनेजमेंट का आ जाएगा, ठीक है, ख्याल रखना, कोशिश करो रजिस्टर साथ लेकर आओ, और फिर ठीक है, और व्हाट्सएप कर लो तो फिर मैं तुम लोगों को कुछ सॉफ्ट मटेरियल भी शेयर कर दूं सारा, ठीक है।